Hello students, welcome back to the amazing platform of NCERT वाला and this is your यशिका मैम। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बेटा इकोलॉजी का सबसे पहला चैप्टर जिसका नाम है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। तो इकोलॉजी इंटरेस्टिंग, थोड़ा सा याद करने वाला चैप्टर भी होता है, थोड़ा सा कहानी चैप्टर होता है, थ्योरी पार्ट ज्यादा होता है आगे आने वाले चैप्टर्स में। बट यू नीड नॉट टू वरी बेटा, आपको सारी एनसीईआरटी की लाइंस कराई जाएंगी। इसमें जो बेटा एनसीईआरटी ने समझाया है ना, वो आपके नोट्स ही हैं। आप ऐसा नहीं है कि एनसीईआरटी में है पैराग्राफ इसको छोड़ सकते हो, नहीं छोड़ सकते। जब क्वेश्चन आएगा तो उन्हीं पैराग्राफ्स को पॉइंट वाइज आपको लिखना पड़ेगा अपने सब्जेक्टिव आंसर्स में। तो इसके जो थ्योरी है ना एनसीईआरटी की, दैट इज इटसेल्फ योर नोट्स। उसको हम समझते हैं थोड़ा सा सरल भाषा में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बेटा हम पढ़ना अपना सबसे पहला लेक्चर इस चैप्टर का, दैट इज ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। तो इकोलॉजी सबसे पहले डिफाइन करते हैं बेटा, व्हाट इज इकोलॉजी। तो इकोलॉजी क्या होता है, इकोलॉजी को आप तोड़ोगे ना तो यू विल गेट टू वर्ड्स। लॉजी का मतलब क्या होता है बेटा, लॉजी मीन्स टू स्टडी, और जिसमें इको वर्ड इज कमिंग फ्रॉम टर्म इकोज, और इस इकोस का मतलब क्या होता है बेटा, इस इकोस का मतलब होता है होम, घर। किसका घर बेटा, हम अब सारे लोग अपने अपने घर की स्टडी करने वाले हैं? नहीं, हम इन्वायरमेंट घर, हम घर यहाँ पर क्या है हमारा इन्वायरमेंट, और उस इन्वायरमेंट में कौन रहता है, ऑर्गेनिज्म। तो ऑर्गेनिज्म के घर की स्टडी करने वाले हैं हम, और उस स्टडी को हम बोलते हैं इकोलॉजी। ये एक बहुत बड़ा यूनिट है बेटा, इसके अंदर सारी चीजें आती हैं, ठीक है। तो इन्वायरमेंट में घर में कौन रहता है बेटा, ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ऑर्गेनिज्म और उसका एनवायरनमेंट, ये दोनों आपस में क्या करते हैं बेटा, इंटरैक्ट। और इसी के इंटरैक्शन की स्टडी हम करते हैं जब, तो उस साइंस को हम क्या बोलते हैं, उस साइंस को हम बोलते हैं इकोलॉजी, ठीक है। अब इकोलॉजी को देखो डिफाइन कैसे किया गया है, इट डील्स विद, जो मैंने अभी बोला उसी को अंग्रेजी की लाइन में लिखा हुआ है, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटरैक्शन एंड इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म और उसके एनवायरनमेंट में। अब ऑर्गेनिज्म में बेटा दो प्रकार के कंपोनेंट्स है ना, ऑर्गेनिज्म जैसे क्या हो गया, जैसे इन्वायरमेंट, ऐसे लिखो, इन्वायरमेंट में, हमारे इन्वायरमेंट में बेटा, हमारे नेचर में दो प्रकार के कंपोनेंट्स है। कौन से दो प्रकार के कंपोनेंट्स होते हैं, एक जिनमें जान होती है उनको हम क्या बोलते हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स, और एक जिनमें जान नहीं होती, नॉन लिविंग थिंग्स के जो बने होते हैं, दैट इज ए बायोटिक कंपोनेंट। तो हमारे नेचर में, हमारे सिस्टम में बेटा दोनों कंपोनेंट्स के आपस में इंटरैक्शन होते, और दोनों कंपोनेंट्स आपस में एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं, दे आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। इसी इंटरैक्शन, इसी इंटर रिलेशनशिप को, इसी इंटरडिपेंडेंस की हम क्या डिफाइन करते हैं, इकोलॉजी, ठीक है। अब जैसे मैम एक एग्जांपल दे दो इस इंटरैक्शन का, कि बायोटिक का इंटरैक्शन समझाओ ए बायोटिक से, एक एग्जांपल ले लो। जैसे फॉर एग्जांपल बेटा गाय है, ठीक है, एक गाय है, गाय क्या खाती है बेटा, गाय गाय खाती है ग्रास, ग्रास भी बायोटिक कंपोनेंट है, एक गाय भी बायोटिक कंपोनेंट है। तो नेचर में जरूरी नहीं है कि हमेशा बायोटिक का ए बायोटिक से इंटरैक्शन हो, नेचर में बायोटिक का ए बायोटिक से भी इंटरैक्शन हो, सॉरी, नेचर में बायोटिक का बायोटिक से भी इंटरैक्शन हो सकता है। देखो ये दोनों एक दूसरे को खा रहे हैं ना, इंटरैक्शन ही तो हुई एक प्रकार की, ठीक है। तो ये दोनों कैसे हैं, बायोटिक कंपोनेंट है। तो देखो नेचर में बायोटिक का बायोटिक से भी इंटरैक्शन हो सकता है। इवन नेचर में जैसे एक पेड़ है बेटा, पेड़ को क्या करना है, फोटोसिंथेसिस करना है ना। फोटोसिंथेसिस करने के लिए किस पे डिपेंडेंट है, लाइट पर, ये लाइट से इंटरैक्ट कर रही है। अब ये प्लांट क्या है, बायोटिक कंपोनेंट, लाइट क्या है, ए बायोटिक कंपोनेंट। तो देखो यहां पर क्या हो रहा है, एक बायोटिक कंपोनेंट का ए बायोटिक से इंटरैक्शन हो रहा है। तो नेचर में बायोटिक का बायोटिक से भी इंटरैक्शन हो सकता है, बायोटिक का ए बायोटिक से भी इंटरैक्शन हो सकता है, इवन ए बायोटिक का ए बायोटिक से भी इंटरैक्शन हो सकता है। ये सारे इंटरैक्शन जो हमारे इकोसिस्टम में होते हैं, ये सब किस हिस्से के अंदर आते हैं, इकोलॉजी के अंदर। बेटा इकोलॉजी एक बहुत बड़ी साइंस है।
आप जब ये पढ़ोगे ना तो आपको बीच बीच में लगेगा अच्छा हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, हम ऑल्टीट्यूड की बात कर रहे हैं, हम प्रेशर की बात कर रहे हैं, हम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, फिर बीच बीच में लगेगा हम ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं। यस, आप ये ऐसी साइंस है जो सारे साइंस को लेकर के चलती है। ये एक बहुत बड़ी छतरी, बहुत बड़ा अम्ब्रेला है और इसके अंदर हर प्रकार के कुछ कुछ साइंसेज आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देखो क्या लिखा हुआ है, ये ऐसी ब्रांच है साइंस की जो वीव्स द डिफरेंट एरिया ऑफ बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन इनटू अ अंडरलाइनिंग प्रिंसिपल। हर फील्ड के कुछ कुछ थ्योरीज को ये इस्तेमाल करती है। आप पढ़ोगे तो यू विल रिलेट, इसमें ज्योग्राफी की बात भी है, इसमें फिजिक्स की बात भी है, कहीं कहीं इकोलॉजी, जब इन्वायरमेंटल इशू वाला चैप्टर पढ़ोगे तो केमिस्ट्री भी आ गया है। तो हर फील्ड को उठा करके चलती है, ठीक है, ये ऐसी ब्रांच ऑफ साइंस है। अब हम क्या बात करेंगे बेटा, व्हाट वी गोना स्टडी, वी गोना स्टडी द डिफरेंट लेवल्स ऑफ इकोलॉजी, ठीक है, क्योंकि इतनी बड़ी साइंस है तो बहुत सारे लेवल्स भी आते हैं इसमें। ओके, तो देखते हैं व्हाट आर द डिफरेंट लेवल्स ऑफ इकोलॉजी। जैसे बेटा आपने जब क्लास 11th में टिश्यू वाला चैप्टर पढ़ा था, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, तो वहां पर बताया गया था लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। वो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या था कि बहुत सारे माइक्रोमोलिक्यूल जब मिलते हैं तो दे फॉर्म सेल्स, डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स दे कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म टिश्यू, फिर डिफरेंट ग्रुप ऑफ टिश्यू दे कंबाइन टुगेदर एंड इंटरैक्ट टू फॉर्म ऑर्गन, एंड डिफरेंट ऑर्गन दे फॉर्म ऑर्गन सिस्टम, है ना। जैसे हमारे में भी वी हैव अ ऑर्गन सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये कहलाते हैं डिफरेंट लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब तुम सोच रहे हो मैम हमें तो लेवल्स ऑफ इकोलॉजी पढ़नी है, देन व्हाई वी आर डूइंग द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बेटा इसी ऑर्गन सिस्टम के इंटरैक्शन से क्या बना है, ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं बेटा इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ इकोलॉजी, सबसे छोटी यूनिट है इकोलॉजी की। और यहीं से हमारा चालू क्या होता है बेटा, लेवल्स ऑफ इकोलॉजी, सबसे पहला लेवल है, ठीक है। तो ये 4 लेवल जो आपको दिखाई दे रहे हैं ना, यही 4 लेवल्स हैं हमारी इकोलॉजी के। एनसीईआरटी पढ़ोगे बेटा तो साफ साफ लिखा हुआ है कि जो हमारी इकोलॉजी की साइंस होती है वो पर्टिकुलरली कंसर्न्ड होती है इन्हीं 4 लेवल्स ऑफ इकोलॉजी पर। एक एक करके थोड़ा सा ब्रीफ अभी डिस्कस करते हैं, इसका मतलब क्या है, इन्हीं के बारे में डिटेल पढ़ना है हम इस चैप्टर में। तो सबसे पहला सबसे छोटा लेवल जहां से इकोलॉजी की लेवल शुरू होते हैं तो दैट इज ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म और क्या बोल सकते हो बेटा, इंडिविजुअल। जैसे मैं बोलूं कि आप एक इंडिविजुअल हो तो क्या डिसएग्री करोगे इससे, नहीं, आप हो एक इंडिविजुअल, आप हो एक ऑर्गेनिज्म, है ना। तो क्या हम अपने आसपास देखो, हम अकेले इंसान हैं जो इस धरती पर हैं, आसपास कोई नहीं है, भाई भैया हमारा मनोरंजन कैसे लगेगा, फिर मन कैसे लगेगा। नो, वी आर नॉट दी ओनली ऑर्गेनिज्म। हम एक लौते स्पीशीज नहीं है, ना तो हम एक ही स्पीशीज रह गए मेंबर के। आप आसपास देखो, वो बड़े सारे इंसान दिखाई देंगे, तो वो बड़े सारे इंसान को ग्रुप कर दो तो बन जाता है पॉपुलेशन। तो अगर इंसान का ग्रुप करोगे तो इंसानों का पॉपुलेशन, ह्यूमन पॉपुलेशन, कुत्तों का ग्रुप होगा तो डॉग की पॉपुलेशन, टाइगर का ग्रुप होगा तो टाइगर की पॉपुलेशन। तो जब मैं पॉपुलेशन बोल रही हूं तो मैं डिफरेंट स्पीशीज को मिला रही हूं, नहीं। अगर पॉपुलेशन बोल रही हूं तो मैं एक ही स्पीशीज की बात कर रही हूं। अगर ह्यूमन पॉपुलेशन बोल रही हूं तो उसमें ह्यूमन ही है, उसमें गाय, बिच्छी, हमारा टाइगर, डियर, बंदर, ये सब नहीं है। ह्यूमन पॉपुलेशन में ह्यूमन ही है। तो पॉपुलेशन को कैसे डिफाइन करते हैं, ये ग्रुप है, ग्रुप ऑफ सेम स्पीशीज या ग्रुप ऑफ डिफरेंट स्पीशीज। नो मैम, it is a group of same species present in given geographical area। एक एरिया में जितने भी सेम स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म हैं उनको ग्रुप कर दो तो वो बन जाते हैं पॉपुलेशन। अब अपने आसपास नजर मारो तो क्या सिर्फ एक ही स्पीशीज रहता है, नहीं। आप आसपास देखो, बंदर भी होंगे आपके, है ना, छिपकली भी होगी, ठीक है, गाय भी होगी, बकरी भी होगी, कुत्ते भी होंगे। तो डिफरेंट स्पीशीज आर देयर, तो वो आपस में इंटरैक्ट करते हैं। तो जब ग्रुप ऑफ डिफरेंट स्पीशीज दे इंटरैक्ट तो एक अलग लेवल बनती है इकोलॉजी की, जिसको हम कम्युनिटी बोलते हैं। तो पॉपुलेशन और कम्युनिटी में क्या अंतर है, पॉपुलेशन में हम सेम स्पीशीज को ग्रुप करते हैं, कम्युनिटी में इट इज अ ग्रुप ऑफ डिफरेंट स्पीशीज, ग्रुप ऑफ डिफरेंट स्पीशीज।
डिफरेंट स्पीशीज इन एरिया। तो हम क्या देखेंगे कि कैसे डिफरेंट, एक एरिया ले लो, एक जंगल ले लो बेटा, एक जंगल में बहुत सारे डिफरेंट प्रकार के प्लांट्स है, आम का पेड़ भी है, नीम का पेड़ भी है, पीपल भी है, बरगद भी है, बेर का पेड़ भी है, सेब का पेड़ भी है, हर तरीके का पेड़ है। वहां पर सॉयल है, सॉयल में बहुत सारे प्रकार के माइक्रोब्स हैं, बहुत सारे प्रकार के हमारे पैथोजेंस हैं, पैरासाइट्स हैं। तो कितने सारे ग्रुप्स हो गए ना, वहां पे गाय भी है। फॉरेस्ट घूमने जाते हैं, बहुत सारे नेशनल पार्क घूमने जाते हैं, तो वहां पर एक ही एरिया के अंदर कितने ग्रुप ऑफ स्पीशीज हैं जो आपस में इंटरैक्ट करते हैं, तो उसको बोलते हैं कम्युनिटी। अब ऐसे ऐसे तो एक हमारे इंडिया का फॉरेस्ट ले लो, एक तुम कहीं और का फॉरेस्ट ले लो, तो ऐसे ऐसे फॉरेस्ट को, मतलब उस फॉरेस्ट के अंदर क्या है, कम्युनिटी लेवल एग्जिस्ट कर रही है। तो जब डिफरेंट कम्युनिटी मिलती है तो बनता है हमारा बायोम। तो बायोम को कैसे डिफाइन करते हैं, इट इज अ लार्ज एरिया, और इस एरिया का बेटा अपना स्पेसिफिक वेजिटेशन होता है। हर बायोम का बेटा अपना स्पेसिफिक वेजिटेशन होता है, और जिस प्रकार का वेजिटेशन होता है बेटा, उसी प्रकार के वहां पर एनिमल्स मिलेंगे। दिस डिसाइड्स स्पेसिफिक फाउना, फाउना मीन्स एनिमल्स। और बायोम कैसे डिसाइड होता है, इट इज बेस्ड ऑन प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन का मतलब बारिश या स्नो। प्रेसिपिटेशन दो फॉर्म में हो सकती है बेटा, ड्राई फॉर्म में, स्नो के फॉर्म में, वेट तो आपको पता ही है बारिश, प्लस टेम्परेचर। टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन मिलकर के बेटा बायोम का डिस्ट्रीब्यूशन डिसाइड करते हैं। जैसे डेजर्ट एक प्रकार का बायोम है बेटा, डेजर्ट एक बहुत बड़ा एरिया है। तो डेजर्ट एक इंडिया में है, सबको पता है, वो थार डेजर्ट, सहारा डेजर्ट भी है, और भी कहीं डेजर्ट होगा। तो ये जो डेजर्ट्स हैं, ये एक प्रकार की कम्युनिटी है, ठीक है। तो डिफरेंट कम्युनिटीज मिल करके ये एक बायोम बना रहे हैं, है ना। अब उस डेजर्ट के अंदर डिफरेंट टाइप्स, डिफरेंट ग्रुप है स्पीशीज का, डिफरेंट ग्रुप क्या कहलाता है, कम्युनिटी, है ना। तो इस प्रकार के डिफरेंट कम्युनिटीज मिल करके दे आर क्रिएटिंग वन बायोम। जैसे डेजर्ट इज अ बायोम। क्यों हम बोल रहे हैं डेजर्ट इज अ बायोम, ये देखो, एक डेजर्ट है, इस डेजर्ट में बहुत सारे ग्रुप हैं स्पीशीज का। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां पर आपको पेड़ मिल रहा है, ठीक है। एक एरिया थोड़ा आगे चलोगे तो यहां पर आपको घास फूस मिल रहा है, यू विल गेट घास फूस ओवर हेयर, है ना। फिर थोड़ा और आगे आओगे तो आपको कैमल का झुंड मिलेगा, है ना। फिर इधर आओगे तो आपको रेप्टाइल का झुंड मिलेगा, सांप सूप मिलेंगे। यहां पर आओगे बीच में तो यू विल गेट छिपकली वगैरह, लिजर्ड, डेजर्ट लिजर्ड्स। तो आप देख सकते हो इतने बड़े एरिया में ये क्या है, बायोम। कौन सा बायोम हम लेकर के चल रहे हैं बेटा, डेजर्ट। डेजर्ट को हम एक बायोम लिए हैं। तो सबसे पहली बात, कोई भी बायोम हो, चाहे वो फॉरेस्ट क्यों ना हो या वो डेजर्ट क्यों ना हो, ये बायोम किस बेसिस पे बना है, टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन के बेसिस पर। जिस जगह का टेम्परेचर ज्यादा होता है, बारिश कम होती है, तो वो डेजर्ट वाला बायोम कहलाता है, ठीक है। अब बायोम एक बहुत बड़ा एरिया होता है, उस एरिया के अंदर बेटा देखो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीशीज आर देयर, है ना। एंड डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्पीशीज क्या कहलाती है, कम्युनिटी। एंड डिफरेंट कम्युनिटी दे ग्रुप टुगेदर एंड फॉर्म अ डिफरेंट लेवल ऑफ इकोलॉजी, जिसको हम बायोम बोलते हैं। एक बायोम के अंदर आप देख सकते हो रीजनल एरिया मिल रहा है, अलग अलग रीजन्स है, और अलग अलग रीजन्स में अलग अलग प्रकार के एनिमल्स हैं, अलग अलग प्रकार के स्पीशीज हैं, और इन सब का अपना अलग हैबिटेट है। इसका हैबिटेट अलग रहने का, इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग। तो विद इन अ बायोम ऑल्सो बेटा रीजन स्पेसिफाइड होते हैं अपने अपने स्पीशीज के रहने के लिए। तो आप देख सकते हो ये 4 लेवल्स होते हैं इकोलॉजी के। हमारी एनसीईआरटी इस चैप्टर में 2 ही लेवल्स को डिटेल में एक्सप्लेन करती है, एक ऑर्गेनिज्म और एक पॉपुलेशन। बायोम के लिए सिर्फ बहुत कम चीजें बताई गई हैं और कुछ ग्राफ्स दिया हुआ है, वो हम डिस्कस कर लेंगे। कम्युनिटी लेवल वाली इकोलॉजी नेक्स्ट चैप्टर इकोसिस्टम में एक्सप्लेन की गई है, ठीक है। इस चैप्टर में सिर्फ ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन वाली एक्सप्लेन की गई। तो क्या एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं, ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या होता है, इंडिविजुअल। एक इंडिविजुअल जिस जगह पर रहता है वो वहां पर रह रहा है, किस पर्पस के लिए बेटा, जीने के लिए। जीने के लिए वो क्या कर रहा है, खा रहा है,
और क्या कर रहा है, रिप्रोड्यूस कर रहा है। तो ऑर्गेनिज्म लेवल ऑफ इकोलॉजी में क्या एक्सप्लेन किया गया है, ऑर्गेनिज्म लेवल ऑफ इकोलॉजी में एक ऑर्गेनिज्म जिस जगह पर रहता है वो वहां पर क्या एडेप्टेशन शो करता है, किस तरीके से रिप्रोड्यूस करता है, उसका रिप्रोडक्शन का पैटर्न, ठीक है, और वो वहां पर किस तरीके से सरवाइव कर रहा है, ये सारी चीजें डिस्कस करते हैं। तो बन जाता है हमारा ऑर्गेनिज्म लेवल ऑफ इकोलॉजी। पॉपुलेशन में हम क्या कह रहे हैं, सेम स्पीशीज, जैसे ह्यूमन है, अब ह्यूमन में मैं हो गई बेटा, तुम हो गए, पॉपुलेशन सब आ गया, तो हम इंडिविजुअल में बर्थ की बात करते हैं। जब झुंड हो गया तो हम किसकी बात करते हैं, बर्थ रेट की बात करते हैं। तो पॉपुलेशन लेवल ऑफ इकोलॉजी में हम पॉपुलेशन के एट्रीब्यूट्स को डिस्कस करने वाले हैं। एट्रीब्यूट्स का मतलब होता है पॉपुलेशन का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं एक पॉपुलेशन के। तो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं बेटा, हम पॉपुलेशन की बात करते हैं तो वी डिस्कस बर्थ रेट। एक इंडिविजुअल के रिस्पेक्ट में हम बर्थ डिस्कस करते हैं, जैसे मैं बोलूंगी मेरा बर्थ डे क्या है, आने वाला ही है, ठीक है, आप भी अपना बर्थ डे बताओगे। लेकिन जब झुंड है, 50, 100, 1000 लोग हैं, तो इंडिविजुअली थोड़ी बात करते हैं, तब हम क्या बात करते हैं, बर्थ रेट, ठीक है। इंडिविजुअल के रिस्पेक्ट में डेथ डे होता है, बट पॉपुलेशन भीड़ के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, डेथ रेट। जैसे बेटा जब कोविड के टाइम पर डेथ हो रही थी तो सरकार एक एक इंडिविजुअल का डेथ थोड़ी बता रही थी, दे वर जस्ट टेलिंग दी डेथ रेट, मोर्टेलिटी रेट, ठीक है। और क्या होता है बेटा, इंडिविजुअल के रिस्पेक्ट में हम सेक्स या जेंडर बताते हैं, बट ग्रुप, ठीक है, पॉपुलेशन के रिस्पेक्ट में हम सेक्स रेशियो बताते हैं, है ना। इंडिविजुअल के रिस्पेक्ट में आप सिर्फ एज बता देते हो, आपकी 17, 16, 18, 19, 20 जो भी है ना। लेकिन पॉपुलेशन के रिस्पेक्ट में हम पूरा का पूरा एज पिरामिड कंस्ट्रक्ट करते हैं कि कितने प्रपोर्शन एक एरिया में बूढ़ों की है, ठीक है, कितनी प्रपोर्शन एक एरिया में यंगर की है, और कितने हैं जो अभी तक रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये सारा कैरेक्टरिस्टिक्स हम डिस्कस करते हैं पॉपुलेशन लेवल ऑफ इकोलॉजी। जब इंडिविजुअल लेवल के बारे में बात करते हैं तो ऑर्गेनिज्म लेवल ऑफ इकोलॉजी है। तो आप देखो इन दोनों की लेवल सेम है, कैरेक्टरिस्टिक सेम है, नहीं, जमीन आसमान का फर्क है। अब कम्युनिटी में हम क्या बात करते हैं, अब कम्युनिटी में हम बोल रहे हैं डिफरेंट स्पीशीज है। इस डिफरेंट स्पीशीज में बेटा घास भी है, ठीक है, ग्रास हॉपर भी है, फॉर एग्जाम्पल उस एरिया में फ्रॉग भी है, उस एरिया में सांप भी है, और उस एरिया में ईगल भी है। ये सारे डिफरेंट स्पीशीज हैं। अगर ये सारे डिफरेंट स्पीशीज आपस में इंटरैक्ट करें तो ये क्या बना लेगा, कम्युनिटी बना लेगा। इंटरैक्ट कैसे करते हैं बेटा, तो इंटरैक्ट कैसे करते हैं, ग्रास को कौन खा जाता है, ग्रास हॉपर, ग्रास हॉपर को कौन खा गया, फ्रॉग, फ्रॉग को कौन खा गया, सांप, सांप किसका खाना बन गया, ईगल। सो व्हाट इज हैपनिंग, डिफरेंट स्पीशीज दे आर इंटरैक्टिंग, और इस खाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं बेटा, फूड चेन। तो जब हम फूड चेन वगैरह डिस्कस करें तो वो बनती है कम्युनिटी लेवल ऑफ इकोलॉजी, या आप कह सकते हो बड़े सारे फूड चेन इंटरैक्ट करते तो बनता है फूड वेब। छोटे क्लासेस में पढ़ा होगा, बड़े इस चैप्टर में फूड चेन फूड वेब डिस्कस नहीं किया हुआ है, दैट मीन्स इस चैप्टर में कम्युनिटी लेवल ऑफ इकोलॉजी डिस्कस नहीं की हुई है, ठीक है। तो आओ चलो पढ़ते हैं सबसे पहला लेवल ऑफ इकोलॉजी जिसको हम ऑर्गेनिज्म लेवल ऑफ इकोलॉजी कहते हैं। अब देखो ये एनसीईआरटी में बायोम का एक सुंदर सा डेफिनेशन लिखा हुआ है। तो अगर आपके स्कूल में प्री बोर्ड्स में बोर्ड्स में आए कि बायोम को डिफाइन करो 1 मार्क्स में, तो आप सीधा लिख सकते हो ये एक लार्ज रीजनल एरिया होता है, और हर एक बायोम का, डेजर्ट का अपना वेजिटेशन है, एक ट्रॉपिकल फॉरेस्ट का अपना वेजिटेशन है। डेजर्ट में जिस प्रकार का वेजिटेशन है उस प्रकार के वहां एनिमल्स मिलते हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में जिस प्रकार का वेजिटेशन है उस प्रकार के वहां एनिमल्स मिल रहे हैं, ठीक है। तो एक लार्ज यूनिट है जिसकी अपना एक वेजिटेशन टाइप होता है, और उसी वेजिटेशन टाइप से एसोसिएटेड उनका एक स्पेसिफिक फाउना होता है। फाउना का मतलब एनिमल्स, और हर बायोम का अपना स्पेसिफिक क्लाइमेटिक जोन होता है। अब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का टेम्परेचर और डेजर्ट रेगिस्तान का टेम्परेचर सेम होगा नहीं, सबका अपना अलग अलग होगा। अब जो जहां पर आर्कटिक जोन होता है ना अर्थ का,
वहां पर जो फॉरेस्ट है और इंडिया में जो फॉरेस्ट है, क्या सेम टेम्परेचर होगा? नहीं। तो सारे का अपना स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है, ठीक है, और इनका अपना स्पेसिफिक प्रेसिपिटेशन होता है, ठीक है, और यही डिसाइड करते हैं स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ बायोम। एनसीईआरटी में एक और लाइन लिखी हुई है कि इकोलॉजी हमारी कंसर्न होती है बेसिकली 4 लेवल्स पर। सबसे पहले ऑर्गेनिज्म, देन पॉपुलेशन, कम्युनिटीज एंड देन बायोम्स। बेटा एनसीईआरटी सिर्फ आपको यही 4 बताती है, डिटेल में बताने चली जाऊं तो इनके बीच में और भी चीजें आती हैं, बट आपको सिर्फ यही 4 लेवल्स पढ़ना है बिकॉज यही बेसिक 4 लेवल्स हैं, ठीक है। अब हम आगे चलेंगे एंड वी विल डिस्कस द फर्स्ट लेवल ऑफ इकोलॉजी, दैट इज ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म अपने इन्वायरमेंट में रहता है तो क्या क्या करता है। एनसीईआरटी की रीडिंग लगाते हैं, क्या लिखा हुआ है? ऑर्गेनिज्म अपने ऑर्गेनिज्म लेवल पर जो इकोलॉजी शो करता है दैट इज एसेंशियली उसकी फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी। नाउ व्हाट इज फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी? हम कह रहे हैं कोई भी एक ऑर्गेनिज्म, अगर तुम्हें ऑर्गेनिज्मिक लेवल ऑफ इकोलॉजी एक्सप्लेन करनी है तो आप उसको सीधा सीधा बोल सकते हो कि वो उसकी फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी है। अरे भैया ये क्या चीज हुई? तो सुन, उसको बहुत अच्छे से बखूबी एनसीईआरटी ने एक्सप्लेन भी किया है कि व्हाट इज फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी। तो देखो क्या लिखा हुआ है, फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी कंसर्न्ड होती है, ये एक्सप्लेन करती है कि कैसे डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स अडेप्ट करते हैं अपने इन्वायरमेंट से इन टर्म्स ऑफ नॉट ओनली सर्वाइवल बट ऑल्सो रिप्रोडक्शन। कोई भी एक ऑर्गेनिज्म है बेटा, जिस भी जगह वो रह रहा है, जैसे मान लो बेटा कोई स्नो जहां पर बहुत बर्फ पड़ती है, कोई ऑर्गेनिज्म वहां पर रह रहा है, तो वो उसका इन्वायरमेंट है और वो ऑर्गेनिज्म है। तो वो ऑर्गेनिज्म उस इन्वायरमेंट से कैसे कोप अप करेगा, कैसे अडेप्ट करेगा वहां रहने के लिए? कुछ तो शरीर में रिस्पॉन्स जगेगा ना अंदर से, तो वही उनकी उसकी फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी होगी। और वो अडेप्टेशन क्यों जरूरी है बेटा? उनके सर्वाइवल के लिए, सिर्फ सर्वाइवल के लिए नहीं बेटा। अगर वो अडेप्ट कर ही नहीं पाएंगे, पहली बात तो बचेंगे नहीं, और बचेंगे नहीं रिप्रोड्यूस ही नहीं कर पाएंगे, उनकी जनरेशन भी खत्म हो जाएगी, ठीक है। फिर देखो एनसीईआरटी क्या लिखती है, यू मे हैव लर्नड इन द अर्लियर क्लासेस how the rotation of our planet around the sun and the tilt of its axis cause annual variation। अच्छा, अब तो ये देखो यहाँ ज्योग्राफी फिजिक्स जो भी आ गया, आपको पता है हमारा अर्थ है वो टिल्टेड है और अपने एक्सिस पर वो रोटेट कर रहा है। ये हमारा सन है, सन के अराउंड ऐसे से रोटेशन मार रहा है। अब आपको पता है वो टिल्टेड है, तो जो टिल्टेड वाला पोर्शन सन को फेस कर रहा है, यहां पर सीधा इंटेंसिटी पड़ रही है, यहां पर भर भर के लाइट जा रही है। जो उसको फेस नहीं कर रहा ये वाला हिस्सा, यहां पर इंटेंसिटी कम है, नहीं पहुंच रही लाइट, नहीं है इतना टेम्परेचर। तो ये जो वेरिएशन क्रिएट हो रहा है, ये वेरिएशन क्यों क्रिएट हो रहा है? क्योंकि हमारा अर्थ का जो एक्सिस है वो टिल्टेड है और वो रोटेशन मार रहा है अराउंड द सन। तो ऑब्वियसली जो अर्थ का हिस्सा सन को डायरेक्ट फेस कर रहा है, वो डायरेक्ट एनर्जी, डायरेक्ट लाइट ले रहा है, तो उधर की तरफ ज्यादा टेम्परेचर है, इंटेंसिफाइड टेम्परेचर है, तो उधर की तरफ समर होगा। तो इतने सीजन्स आपको इसलिए तो मिलते हैं। एनुअल वेरिएशंस क्यों मिलती है? एनुअल वेरिएशंस मिलती है इसी वजह से। तो अगर आपसे पूछा जाए इतने सीजन्स, रेनी सीजन, स्प्रिंग सीजन, ऑटम सीजन, समर सीजन, विंटर सीजन क्यों एग्जिस्ट करते हैं, तो इसका 2 रीजन है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आंसर क्या करोगे? पहला रीजन क्या है कि हमारा जो प्लैनेट है अर्थ, वो रोटेट करता है अराउंड द सन और उसका जो एक्सिस है वो टिल्टेड है, जिसकी वजह से बेटा एनुअल वेरिएशन होती है और टेम्परेचर का ड्यूरेशन चेंज होता है। इसी की वजह से बेटा हमें डिस्टिंक्ट सीजन्स मिलते हैं, वही समर, विंटर, स्प्रिंग एंड ऑटम। ये जो वेरिएशंस हैं टुगेदर विथ एनुअल वेरिएशन इन प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन में रेन भी आ गया बेटा और स्नो भी आ गया, तो टेम्परेचर में वेरिएशन भी होती है, प्रेसिपिटेशन में भी वेरिएशन होती है। अब बारिश हर जगह सेम है क्या? नहीं, रेगिस्तान में इतनी बारिश नहीं होती। इसी साल केबीसी के एक एपिसोड में आई गेस कोई सेलिब्रिटी
गेस्ट आए थे प्ले करने के लिए, तो अमिताभ वाज टेलिंग कि उनका एक बार जैसलमेर के अराउंड एक कोई विलेज था, विलेज का नाम मुझे याद नहीं, जैसलमेर वहीं जहाँ पर रेगिस्तान है, ठीक है। तो जैसलमेर के अराउंड एक विलेज में उनकी शूटिंग हो रही थी, तो वहाँ पर उन्होंने पूछा बारिश के बारे में। तो यू विल बी सरप्राइज्ड, वो पूरी स्टोरी नरेट कर रहे थे कि वहाँ के बच्चों को बारिश नहीं पता क्या होती है। यू नो वाई? क्योंकि बारिश उन्होंने कभी देखी ही नहीं, इतना कम बारिश होता है वहां पर कि उनको बारिश का नाम ही नहीं पता, उन्होंने कभी महसूस ही नहीं किया, उनको पता ही नहीं है। तो हर जगह बारिश नहीं हो रही है, ठीक है। तो प्रेसिपिटेशन का भी वेरिएशन है, और यही वेरिएशन जो टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन में होती है बेटा, यही वजह है डिफरेंट बायोम्स के बनने का, ठीक है। तो कुछ बायोम्स एनसीईआरटी बताती है, कुछ मेजर बायोम्स देखो, डेजर्ट है, रेन है, फॉरेस्ट है एंड तुंद्रा है। इसके लिए एनसीईआरटी एक हमारा डायग्राम शो करती है, डायग्राम नहीं, ये एक्चुअली ग्राफ है। इस ग्राफ के थ्रू एनसीईआरटी ने क्या बताया है, डिस्ट्रीब्यूशन बताया है डिफरेंट बायोम्स का। तो कौन कौन से बायोम्स दिख रहे हैं, सब आपने नाम सुना होगा। डेजर्ट होता है एक, ठीक है, जहां पर सिर्फ घास हो बेटा, बहुत कम ट्रीज होती हैं, उसको ग्रासलैंड कहते हैं। जो फॉरेस्ट ट्रॉपिकल रीजन में मिलता है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट कहा जाता है। जो फॉरेस्ट टेम्परेट रीजन में मिलता है, टेम्परेट फॉरेस्ट। जो फॉरेस्ट कॉनिफर ट्रीज का बना होता है, ऐसे जो पहाड़ों पे जाओ ऐसे कॉनिफर ट्रीज होती है ना, उनको कॉनिफर फॉरेस्ट बोलते हैं। जो फॉरेस्ट आर्कटिक रीजन में मिलता है, उसको आर्कटिक एंड अल्पाइन तुंद्रा बोलते हैं। अब बेटा अर्थ, अब थोड़ा उसको समझाने से पहले तुम्हें थोड़ा अर्थ का आइडिया दे दूं। ज्योग्राफी में बेटा बनाते थे ना अर्थ का एक डायग्राम, सबने बनाया होगा। ये अर्थ है और ये अर्थ का इक्वेटर है। जो हिस्सा इक्वेटर के पास होता है बेटा, वो क्या कहलाता है, ट्रॉपिक। ट्रॉपिक के बाद सब ट्रॉपिक का जोन आता है। सब ट्रॉपिक के बाद क्या आता है बेटा, टेम्परेट जोन। ये न्यूयॉर्क वगैरह टेम्परेट जोन में ही तो है। हमारा इंडिया कुछ ज़्यादा हिस्सा, नीचे साउथ वाला ट्रॉपिकल है, ऊपर वाला थोड़ा सा उसमें आ जाता है टेम्परेट। सब टेम्परेट भी होता है बेटा, आप सीधा टेम्परेट के बाद पोलर लिख लो। पोलर रीजन जहाँ बर्फ जमी होती है, या आप लिख लो आर्कटिक जोन। ये नदर्न हेमिस्फीयर का है। सिमिलरली सदर्न हेमिस्फीयर साउथ पोल की तरफ भी ऐसा ही होता है। ये इक्वेटर के पास वाला ट्रॉपिक, ठीक है। फिर इससे नीचे बेटा सब ट्रॉपिक, फिर वही टेम्परेट, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, पोलर या आर्कटिक रीजन। ये पोलर सदर्न हेमिस्फीयर का है, वो वाला नदर्न हेमिस्फीयर का है। तो आप देख सकते हो डिस्ट्रीब्यूशन। जो फॉरेस्ट यहाँ पर मिले टेम्परेट फॉरेस्ट, जो फॉरेस्ट यहाँ पर मिले ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, जो फॉरेस्ट यहाँ पर मिलता है पोलर आर्कटिक रीजन या आर्कटिक टुंड्रा बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये हमारे मिल गए डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायोम्स। अब देखो हर बायोम की डिस्ट्रीब्यूशन कितनी अलग है, रेंज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन देखो कितनी अलग है। क्यों? क्योंकि किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन पर। अब आप यहां पर देखो बेटा, डेजर्ट का टेम्परेचर देखना 20 और 25 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में है एवरेज, और यहाँ पर इसका वो देखना बारिश देखना लेस देन 50 सेंटीमीटर, कितना कम है। तो क्योंकि यहाँ पर बारिश कम और टेम्परेचर ज्यादा, तो ये यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। उसके बाद आर्कटिक तुंद्रा देखो, ये पोलर रीजन में मिलते हैं बेटा, जहाँ पे बर्फ जमी रहती है। तो टेम्परेचर देखना माइनस में रेंज कर रहा है, 0 से लेकर के माइनस तक जा सकता है, और बारिश स्नो के फॉर्म में होती है, आप देख सकते हो कितनी है, ठीक है। अब ये ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट का टेम्परेचर देखो, ठीक है, एवरेज टेम्परेचर, और बारिश देखना, सबसे ज्यादा बारिश यहाँ हो रही है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो ये किस पे डिपेंडेंट है, ये डिस्ट्रीब्यूशन बेटा, इट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन दी टेम्परेचर एंड दी प्रेसिपिटेशन। व्हाट यू नीड टू डू इज, इससे बेटा कोई फिजिक्स रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आता, आपको बस डिस्ट्रीब्यूशन ये ग्राफ याद रखना होगा, थोड़ा सा आइडिया, एग्जैक्ट नहीं बनाना है बेटा आपको नाप नाप के। यू जस्ट नीड टू रिमेंबर कि डेजर्ट यहाँ पर है, डिपेंड करता है टेम्परेचर, देन ग्रासलैंड है, टेम्परेट फॉरेस्ट, सबसे ज्यादा ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, फिर यहाँ पर कोनिफर फॉरेस्ट, यहाँ पर आर्कटिक एंड अल्पाइन तुंद्रा, ठीक है। आपको ये याद रखना है। अब हमारी एनसीईआरटी और क्या बताती है, देखो हमने क्या पढ़ा बेटा,
हमने ये पढ़ा है कि एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म इस जगह पे रह रहा है, ये इसका इन्वायरमेंट है, ये इसका इन्वायरमेंट है। ऑर्गेनिज्म और उसके इन्वायरमेंट के इंटरैक्शन को, उस लेवल ऑफ इकोलॉजी को एक्सप्लेन करना है, तो वो लेवल ऑफ इकोलॉजी कैसे एक्सप्लेन की जाती है, ये कह करके कि वो ऑर्गेनिज्म की एक फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी है ना। इस फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी का मतलब क्या होता है, इसमें हम क्या स्टडी करते हैं, हम इसमें स्टडी करते हैं ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के बारे में, ऑर्गेनिज्म के एडेप्टेशन के बारे में, ऑर्गेनिज्म के रिप्रोडक्शन के बारे में, ये एनसीईआरटी लिखती है। ये जब सब एक्सप्लेन कर दोगे तो वो फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी कही जाती है, और यही फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी एक ऑर्गेनिज्म लेवल ऑफ इकोलॉजी को डिफाइन करती है। इवन आप ये भी डिफाइन कर सकते हो कि एक ऑर्गेनिज्म जहां रहता है तो वहां पर खाता क्या है, उसके फूड बिहेवियर को, किस टाइम पर खाता है, कैसे रिप्रोड्यूस करता है, ये सब ऑर्गेनिज्म लेवल ऑफ इकोलॉजी में आ जाती है। जब हम ऑर्गेनिज्म लेवल ऑफ इकोलॉजी की बात करते हैं तो बार बार कॉन्टिन्यूसली हम ये बात कर रहे हैं कि ऑर्गेनिज्म रहता कहाँ है। तुम्हारा भी तो बेटा एक घर है जहां पर तुम रहते हो, ऑर्गेनिज्म का भी एक घर है, भले वो बोल नहीं सकते, वो इंसान नहीं है, बट उनका भी एक घर है। तो उस घर को जहां पर वो रहते हैं, जहां पर फिजिकली प्रेजेंट रहते हैं, उसको हम नाम देते हैं हैबिटेट। तो आपको इस चैप्टर में एक हैबिटेट वर्ड सुनाई देगा, और इसके साथ एक और वर्ड सुनाई देता है निश। बच्चों को लगता है हैबिटेट और निश सेम है, नहीं, दे कैन बी रिलेटेड बट नॉट एग्जैक्टली द सेम, डिफरेंस है। तो चलो आप डिस्कस करते हैं बेटा, हैबिटेट और निश में क्या फर्क। बेटा इसको निश बोलते हैं, इसको नीचे और नीच जो तुम प्रोनाउंस करते हो ना, ये बिल्कुल गलत करते हो। तो नाउ लेट्स डिस्कस, फिर एनसीईआरटी की रीडिंग भी लगाते हैं। आ जाओ, हैबिटेट क्या होता है बेटा। हैबिटेट को हम डिफाइन करते हैं दैट इट इज दी फिजिकल एड्रेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। जैसे तुम्हारा एड्रेस होता है ना, A64 3rd फ्लोर, ठीक है, A65 बंगलो नंबर 1, ठीक है। तो ये जो एड्रेस है ये एक ऑर्गेनिज्म का एड्रेस है, ठीक है। ये जैसे तुम्हारा एड्रेस होता है ना, ऑर्गेनिज्म का भी एड्रेस होता है। उस एड्रेस को जहां पर वो फिजिकली प्रेजेंट होता है उसको हैबिटेट बोलते हैं। अब जैसे मान लो बेटा ये एक सॉइल है, ये सॉइल में ये प्लांट रह रहा है। तो प्लांट कहाँ रह रहा है बेटा, प्लांट कैसा कंपोनेंट है, प्लांट एक बायोटिक कंपोनेंट है। जान है ना, जो लिविंग होते हैं वो बायोटिक कहलाते हैं। अब ये प्लांट रह कहाँ रहा है, सॉइल में। तो सॉइल कैसा कंपोनेंट है बेटा, एबायोटिक कंपोनेंट है। तो ये प्लांट का हैबिटेट है। तो क्या हैबिटेट में सिर्फ एबायोटिक कंपोनेंट आता है, नहीं। हम कहते हैं कि जंगल में रह रहा है, जंगल में बेटा सॉइल में सॉइल भी आ रहा है। तो एक हम सॉरी यस एक जब हम हैबिटेट की बात करते हैं, एक जब हम एड्रेस की बात करते हैं, तो उसमें बायोटिक कंपोनेंट भी आता है बेटा। जैसे तुमने बोल दिया सॉइल, सॉइल हैबिटेट हो सकता है, बट सॉइल में कौन कौन रह सकता है, प्लांट रह सकता है। सॉइल में बहुत सारे पैथोजेंस हो सकते हैं, सॉइल में बेटा पैरासाइट्स प्रेजेंट हो सकते हैं, सॉइल में प्रीडेटर्स प्रेजेंट हो सकते हैं, प्रीडेटर जो एक दूसरे को खाते हैं। अब कॉम्पिटिटर्स प्रेजेंट हो सकते हैं जो कंपटीशन देते हैं एक दूसरे को। ये सब सॉइल में तो है बेटा, है ना। और ये सारे क्या है बेटा, जीते जागते ऑर्गेनिज्म, दैट मींस ये सारे बायोटिक कंपोनेंट्स हैं। तो ये कभी कंफ्यूज मत करना कि हैबिटेट में सिर्फ एबायोटिक कंपोनेंट आता है। हैबिटेट इंक्लूड्स बोथ बायोटिक एज वेल एज एबायोटिक कंपोनेंट। और बायोटिक कंपोनेंट के सारे एग्जांपल्स एनसीईआरटी में लिखे हुए जो मैंने बता दिया। अच्छा, एक हैबिटेट में जैसे मान लो सॉइल इज अ हैबिटेट, तो इस हैबिटेट में ये एक ही प्रकार का स्पीशीज है जो रह सकता है, इसमें और कोई नहीं रह सकता, बिल्कुल रह सकता है बेटा। सॉइल में कितने डीकंपोजर्स हो सकते हैं, सॉइल में हमारे पैरासाइट्स हो सकते हैं, भर भर के बैक्टीरिया हो सकता है। तो एक हैबिटेट एक से ज्यादा स्पीशीज को रहने के लिए कंडीशन प्रोवाइड करता है, ठीक है, कर सकता है। अब हम आते हैं बेटा कि हाउ हैबिटेट इज डिफरेंट फ्रॉम द निश, कैसे ये निश से अलग है।
पहले मैं आपको किताबी बातें बताती हूँ जो किताब में लिखा हुआ है, फिर मैं आपको अपना एक्सप्लेन करूंगी तरीका। तो ये जो टर्म है ना, ये जे ग्रेनल ने दी थी, ये एनसीईआरटी में नहीं है, एनसीईआरटी के बाहर का है। इकोलॉजिकल निश क्या क्या दर्शाता है, तो ये रिप्रेजेंट करता है रेंज ऑफ कंडीशन इट कैन टॉलरेट। अभी बेटा आप जिस भी जगह पर, फॉर एग्जांपल आई एम इन दिल्ली, अगर मैं अंटार्कटिक वाला कॉन्टिनेंट घूमने चली जाऊं तो क्या मैं इसी वाली कंडीशन के साथ वहां रह सकती हूं? नहीं, मेरा रेंज बदल गया। तो वो पूरा का पूरा जो रेंज है दिल्ली से लेकर के उस कॉन्टिनेंट तक जाने का, दैट रेंज जो भी टेम्परेचर में टॉलरेट कर रही हूं, जो भी कंडीशन में टॉलरेट कर रही हूं, वो निश के अंदर आएगा। और क्या है, क्या क्या रिसोर्स एक ऑर्गेनिज्म खा रहा है। अब मेरा खाने का जो रिसोर्स है और प्लांट के खाने का जो रिसोर्स है, क्या वो सेम है? प्लांट को बेटा लाइट चाहिए खाने के लिए। अब मैं जादू थोड़ी हूं कोई मिल गया कि मुझे भी एनर्जी धूप लेकर के आएगी। व्हाट आई नीड धूप, नो, है ना। व्हाट आई नीड, व्हाट वी नीड ग्लूकोज यार, वी नीड खाना, देन ओनली वी कैन डू एनीथिंग। खाना नहीं, पेट में खाना नहीं, कुछ नहीं मन लग सकता। तो रिसोर्स हर ऑर्गेनिज्म का अलग है, तुम्हारा अलग है, प्लांट का अलग है, शेर का अलग है। एवरी ऑर्गेनिज्म यूनिक है अपने रिसोर्स के मामले में, ठीक है। और हर ऑर्गेनिज्म का रोल इस इकोसिस्टम में अलग है। शेर का जो रोल है क्या वही आपका रोल है? नहीं, आपका रोल बेटा अलग है इकोसिस्टम में। एक प्लांट का रोल अलग है, एक सॉइल का रोल अलग है। सॉइल वैसे जो ऑर्गेनिज्म नहीं है, सॉइल को हटा दो, यस। हर ऑर्गेनिज्म में डिस्टिंक्ट रोल, बैक्टीरिया का रोल अलग है। तो इसीलिए हम कहते हैं बेटा कि दो ऑर्गेनिज्म का सेम निश नहीं हो सकता, दो स्पीशीज का सेम निश नहीं हो सकता। दो स्पीशीज का अपना अलग रोल है, अपना अलग रिसोर्स है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये एक सॉइल है, एक सॉइल में बेटा क्या एक ही स्पीशीज रह सकता है? तो आप बोलोगे नहीं मैम, अभी तो आपने बताया, बिल्कुल सही बात। यहां पर रह रहा है प्लांट, और इसी सॉइल में बेटा रह रहा है बैक्टीरिया। प्लांट क्या है बेटा, इसका रोल क्या है? प्लांट का रोल है, यहां नहीं लिखती हूं बहुत कंजेशन हो जाएगा। प्लांट का रोल क्या है? तो आप बोलोगे मैम इसका रोल होता है डीकंपोजर नहीं, सॉरी, इसका रोल है मैम प्रोड्यूसर की तरह एक्ट करना, फोटोसिंथेसिस करना। क्या तुम बोलोगे बैक्टीरिया का रोल भी सेम है? नहीं मैम, कैसे बोल सकते हैं इसका रोल? इसका रोल है एज अ डीकंपोजर की तरह एक्ट करना, ठीक है। इसका काम है डीकंपोजिशन कराना, उसका काम है प्रोड्यूसर की तरह एक्ट करके फोटोसिंथेसिस कराना। अगर मैं पूछूं प्लांट का रिसोर्स सेम है, बैक्टीरिया का रिसोर्स सेम है, बेटा इसको लाइट चाहिए, पानी चाहिए और CO2 चाहिए खाना बनाने के लिए, अपने आप को जिंदा रखने के लिए। इसको भी यही सब चाहिए क्या बेटा? इसको, बैक्टीरिया का काम अगर डीकंपोज करना है तो इसको रिसोर्स भी क्या चाहिए? डेट्रिटस चाहिए, मरे हुए लोग चाहिए डीकंपोज करने के लिए। तो देखो ना, रिसोर्स सेम ना रोल सेम। कोई भी दो स्पीशीज का अगर वो एक जगह रह रहे हैं तो उनका रोल और रिसोर्स अलग होता है। इसी अलग रोल और रिसोर्स वाले चीज को हम बोलते हैं निश। ये है मतलब। तो हैबिटेट इज डिफरेंट। हैबिटेट का मतलब है कि वो कहां पर है, निश का मतलब है कि कोई ऑर्गेनिज्म जहां पर रहता है वो वहां पर करता क्या है। तो हम इकोलॉजिकल निश को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इकोलॉजिकल निश इज एक्चुअली द फंक्शनल रोल। कौन परफॉर्म करता है? इट इज द फंक्शनल रोल परफॉर्म्ड बाय स्पीशीज जहां पर वो रहता है, वेयर इट लिव्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल बेटा अभी आप ये मेरा लेक्चर अपने घर में किसी कमरे में बैठ करके एक टेबल पे सुन रहे होगे, तो जिस जगह पर आप फिजिकली प्रेजेंट हो वो आपका हैबिटेट है। मैं स्टूडियो में हूं और क्लास ले रही हूं, ये मेरा हैबिटेट है, ठीक है। लेकिन हम दोनों का रोल सेम है क्या? नहीं, आपका काम है सुनना, आपका काम है पढ़ना, दैट इज योर रोल, दैट इज योर जॉब। मेरा रोल और मेरा जॉब अभी क्या है बेटा? मेरा काम है पढ़ाना, है ना। तो निश क्या डिफाइन करता है बेटा? निश प्रोफेशन को डिफाइन करता है, एक ऑर्गेनिज्म की जॉब को डिफाइन करता है, एक ऑर्गेनिज्म के रोल को डिफाइन करता है जिस भी जगह वो रहता है। इसमें रहना प्लस उसका प्रोफेशन, जॉब करना, काम करना, दोनों आ गया है। हैबिटेट में सिर्फ उसका रहना आता है। क्लियर है? अब देखो लिखा हुआ है हर स्पीशीज का अपना अलग निश है, सही बात है।
प्लांट का अपना अलग निश होता है, इनका अपना अलग निश होता है। निश का मतलब क्या होता है, क्या रिसोर्स खा रहा है, क्या उसका रोल है। ठीक है, दो स्पीशीज एक निश नहीं ऑक्यूपाई कर सकते। कंपटीशन अवॉइड करने के लिए हर स्पीशीज का रोल और रिक्वायरमेंट, रिसोर्स इज डिफरेंट। डिफरेंट मतलब डिफरेंट निश है उनका। समझ में आ गया। तो इसीलिए वी से कि हैबिटेट और निश में अंतर है, दो दे कैन बी रिलेटेड बट नॉट एग्जैक्टली द सेम। चलो जी, अब क्या करें, अब पढ़ लेते हैं एनसीईआरटी। एनसीईआरटी पढ़ते हैं, तनिक रुको भैया, एक सेकेंड। हाँ चलो, एनसीईआरटी तो बेटा इन चैप्टर्स के लिए साथ में ही लेकर के बैठनी है, कहीं इधर उधर मत ले जाओ, है ना। ये देखो बेटा सारे के सारे बायोम्स हैं। ठीक है, यहाँ पर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट दिया हुआ है, ये डेसिडुअस फॉरेस्ट है, ये हमारा डेजर्ट है, और ये हमारा कोस्टल एरियाज है। ठीक है, कोस्ट, सी कोस्ट, ये सारे बायोम्स है। ये तीनों टेरेस्ट्रियल हैं, ये एक्वेटिक बायोम है। ओके, नेक्स्ट एनसीईआरटी कहती है एक बायोम के अंदर भी बेटा वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स हो सकते हैं। जैसे एक डेजर्ट के अंदर भी आपको मैंने डिफरेंट हैबिटेट्स दिखाए थे, कहीं घास का हैबिटेट था, कहीं फॉरेस्ट का हैबिटेट था, कहीं पेड़ पूड़ थे, कहीं पर लिजर्ड्स थे, कहीं पर कैमल्स थे, कहीं पर रेप्टाइल्स थे। तो विद इन अ बायोम रीजनल वेरिएशंस हो सकती हैं, और इस रीजनल वेरिएशंस की वजह से यू कैन सी अ डिफरेंट वाइड वेराइटी ऑफ हैबिटेट्स। तो देखो लिखा हुआ है रीजनल और लोकल वेरिएशंस होती हैं हर बायोम के अंदर, विच लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ वाइड वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स। हमारे जो मेजर बायोम्स हैं वो फिगर में शो हुए हैं, वो फिगर हमने देख लिया। ठीक है, इसके बाद एनसीईआरटी कहती है ऐसी जगह पे भी बेटा लाइफ एग्जिस्ट करती है जहां पर तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते। अच्छा जी, कौन सी जगह है, देखो, ऑन प्लैनेट अर्थ लाइफ एग्जिस्ट नॉट जस्ट इन अ फ्यू फेवरेबल हैबिटेट्स। हम अपने घर में रह रहे हैं, पेड़ सॉइल में रह रहे हैं, ये तो बहुत फेवरेबल कंडीशन हो गई। अनफेवरेबल कंडीशन हार्श हैबिटेट्स में भी बेटा लाइफ एग्जिस्ट करते हुए देखा गया है। नाउ वी विल सी कौन कौन से जगह पर हैं, कौन कौन से जगह पर हैं। तो देखो क्या लिखा हुआ है, लाइफ कैन एग्जिस्ट इन स्कॉर्चिंग राजस्थान डेजर्ट। कैन यू इमेजिन राजस्थान वाले जो डेजर्ट में समर के टाइम पर जा सको, नहीं। जैसलमेर खुलता ही बेटा है ये दिसंबर जनवरी वाले टाइम में जब फेवरेबल हो जाता है, लेकिन वहां पर जो जानवर हैं, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, वो तो उसी में रह रहे हैं ना, उनको थोड़ी उनको पास ऑप्शन है, वो तो वहीं पर सिचुएटेड है, वो झेल सकते हैं तभी तो सिचुएटेड है, हम नहीं झेल सकते, है ना। तो देखो लिखा हुआ है, और कहाँ पर, रेन सोक्ड मेघालय फॉरेस्ट, मेघालय में बहुत ज्यादा बारिश होती है बेटा, तो वहां पर जो फॉरेस्ट है वो परमानेंटली एक ऐसा टाइम आता है, सीजन आता है जिसमें वो सोक्ड होते हैं, भीगे हुए होते हैं, डूबे हुए होते हैं। हम पूरा टाइम रह सकते हैं अपने शरीर को पानी में डूबे हुए, नहीं, वी कांट थिंक ऑफ इट, बट येस देयर आर स्पीशीज जो वहां पर रह रहे हैं ऐसे एक्सट्रीम कंडीशंस में। ठीक है, डीप ओशन ट्रेंचेस, ओशन में बहुत गहरी जगह पर, नो, वो भी एक बहुत फेवरेबल कंडीशन नहीं है, बट वहाँ ऑर्गेनिजम्स दिखाई देते हैं। टोरेंटियल स्ट्रीम्स, रैपिड, जहाँ पर फ्लो बहुत ज़्यादा है पानी का, नहीं रह पाएंगे हम। ठीक है, अगर राफ्टिंग वगैरह की और उसमें गिर जाए ना तो अलग ही बवाल मच जाता है। ठीक है, ऐसे हाथ पैर कांपने शुरू हो जाते हैं, तो हम नहीं रह सकते, बट येस वहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है, वहाँ पर स्पीशीज रहते हैं। और देखो क्या हुआ है, परमाफ्रॉस्ट। परमाफ्रॉस्ट का मतलब जमा होना, परमा का मतलब परमानेंटली। कुछ ऐसी जगह होती है बेटा जहाँ का सब सॉइल हमेशा जमा ही होता है स्नो से। ठीक है, हम नहीं रह सकते। ठीक है, बट वहां पर स्पेशल, अब जैसे हम कहीं घूमने भी जाते हैं स्नो, तो स्नो बूट्स लेते हैं, 4-5 लेयर अपने आप को कवर करते हैं, फिर घूमने जाते हैं। बट वहां पर जो प्लांट्स हैं उनको थोड़ी हमने जैकेट पहना हुआ है, वहां पर वो रह रहे हैं, वहां पर कैसे एनिमल्स भी रह पाते हैं, है ना। उसके बाद देखो परमाफ्रॉस्ट को डिफाइन भी किया, स्नो लेडन, स्नो से लदा हुआ, पोलर रीजन्स में ऐसा दिखाई देता है। हाई माउंटेन टॉप्स, बहुत जहाँ ठंड होती है। थर्मल स्प्रिंग्स, जहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। बदबूदार कंपोस्ट पिट्स, नहीं रह सकते हम, टू नेम अ फ्यू। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं अनफेवरेबल, एक्सट्रीम एंड हार्श हैबिटेट्स के, जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है। ठीक है, उसके बाद देखो हमारे इंटेस्टाइन भी बेटा बहुत सारे माइक्रोब्स के लिए हैबिटेट प्रोवाइड करता है। बहुत सारे यूजफुल माइक्रोब्स हमारे यहाँ रहते हैं जो डाइजेशन वगैरह में मतलब हमें हेल्प करते हैं, हमारे लिए प्रेजेंट होते हैं, तो वो उनका घर है। ठीक है, इसके बाद एनसीईआरटी इस पैराग्राफ की बात बताती है
क्या की एलिमेंट्स होते हैं जो इतना वेरिएशन देते हैं हमारे फिजिकल एंड केमिकल कंडीशंस ऑफ डिफरेंट हैबिटेट्स। ये जो वेरिएशंस आती हैं, तो क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द की एलिमेंट्स दैट लीड टू सो मच वेरिएशन इन द फिजिकल एंड द केमिकल कंडीशन ऑफ द डिफरेंट हैबिटेट्स। बहुत सारे हैबिटेट्स हैं बेटा, ठीक है, सॉइल कैन बी द हैबिटेट, वाटर कैन बी हैबिटेट फॉर सम ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो इतना क्या कौन सा फैक्टर है जो ये डिसाइड करता है? तो देखो लिखा हुआ है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आर टेम्परेचर, वाटर, लाइट एंड सॉइल। ये 4 एबायोटिक फैक्टर्स हैं बेटा, यही डिसाइड करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इन डिफरेंट हैबिटेट। हाउ? यू कैन सी, वी मस्ट रिमेंबर दैट फिजिको एंड केमिकल components alone do not characterize the habitat। फिजिको मतलब फिजिकल, केमिकल का मतलब केमिकल कॉम्पोजिशन, और इसमें फिजिकल और केमिकल दोनों एबायोटिक चीजें। तो ये जो टेम्परेचर, वाटर, लाइट एंड सॉइल, इनको हम एबायोटिक कंपोनेंट्स कहते हैं या इनको हम फिजिको केमिकल कंपोनेंट्स कहते हैं। ये अकेले कैरेक्टराइज नहीं करते हैं किसी ऑर्गेनिज्म के हैबिटेट को। अभी आपको बताया था ना कि हैबिटेट में सिर्फ एबायोटिक कंपोनेंट नहीं होता है, बताया था ना, तो वही एनसीईआरटी कहती है। इसमें देखो लिखा हुआ है, हैबिटेट में बेटा बायोटिक कंपोनेंट्स भी आते हैं, जैसे पैथोजेंस आ सकता है, पैरासाइट्स प्रेजेंट होते हैं, प्रीडेटर्स प्रेजेंट होते हैं, कॉम्पिटिटर्स प्रेजेंट होते हैं जो आपस में इंटरैक्ट करते हैं, ठीक है। वी एज्यूम दैट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये जो ऑर्गेनिज्म है ये नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू सेलेक्ट हुए हैं, इवॉल्व हुए हैं और अडेप्ट हुए हैं टू ऑप्टिमाइज इट्स सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन। कोई भी ऑर्गेनिज्म किसी भी इन्वायरमेंट में रह रहा है बेटा, तो वो अपने सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन के लिए कह रहा है, और सर्वाइवल के लिए खाता है। तो ऑर्गेनिज्म का काम क्या है? खाना और रिप्रोड्यूस करना। तो ये है हमारी कुछ कहानी। इसके बाद देखो एनसीईआरटी छोटा सा पैराग्राफ लिखती है, हर ऑर्गेनिज्म इनवेरिएबली हैज डिफाइंड रेंज ऑफ कंडीशन जो वो बर्दाश्त कर सकता है। हर ऑर्गेनिज्म का अपना एक रेंज है, हर ऑर्गेनिज्म एक्सट्रीम कंडीशन में नहीं रह सकता, ठीक है। हर ऑर्गेनिज्म का अपना डाइवर्स रिसोर्स है जो वो खाता है, ठीक है, और उनका एक डिस्टिंक्ट रोल है इस नेचर में, इस इकोलॉजिकल सिस्टम में। ये तीनों चीज, जो रेंज हो गया, रिसोर्स हो गया जो वो खाता है, और जो उसका डिस्टिंक्ट रोल हो गया, ये तीनों चीज डिफाइन करती हैं बेटा इकोलॉजिकल निश, या सिर्फ निश कह सकते हो। उसके बाद हमारी एनसीईआरटी कहती है, हाँ, उसके बाद ये जो 4 फैक्टर्स है ना, इसको डिस्कस करती है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, एबायोटिक एनवायरनमेंट इंक्लूड 3 ऑफ द कैरेक्टर्स। एक में आ गया क्लाइमेटिक, एडेफिक एंड टोपोग्राफिक। क्लाइमेटिक फैक्टर्स में क्या आ जाता है बेटा? लाइट, टेम्परेचर, वाटर एंड विंड। एनसीईआरटी इस चैप्टर में विंड को एक्सप्लेन नहीं करती है, 3 क्लाइमेटिक फैक्टर्स को एक्सप्लेन करती है, लाइट, टेम्परेचर एंड वाटर। उसके बाद एनसीईआरटी एडेफिक फैक्टर्स को एक्सप्लेन करती है, जो होता है सॉइल। सॉइल को हम एडेफिक फैक्टर क्यों कहते हैं बेटा? एडेफिक वर्ड एडोफॉन से लिया गया है। एडोफॉन का मतलब होता है फ्लोर, जमीन। और हम स्पीशीज के जमीन की बात करें बेटा, तो उनके पास ऐसा घर थोड़ी है, उनके लिए ये जमीन नहीं है। उनके लिए कौन सी जमीन की बात कर रहे हैं हम? सॉइल, मिट्टी, ठीक है। इसीलिए सॉइल को हम एडेफिक फैक्टर कहते हैं, क्योंकि सॉइल जो जमीन है, फ्लोर प्रोवाइड कर रही है, हैबिटेट प्रोवाइड कर रही है फॉर मिलियंस ऑफ प्लांट्स, फॉर मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिज्म। उसके बाद टोपोग्राफिक फैक्टर्स। टोपोग्राफिक फैक्टर्स एनसीईआरटी ज्यादा नहीं डिस्कस करती। टोपोग्राफी का मतलब क्या है? जैसे प्लेन का, हिल का, प्लेटू का, सबका टोपोग्राफी अलग है। तो टोपोग्राफी क्या होता है बेटा? स्लोप आ गया, ऑल्टीट्यूड आ गया, और जो अर्थ के सरफेस बिहेवियर से रिलेटेड होता है, ये सारी चीजें टोपोग्राफी में आ जाती है। शायद आपने ज्योग्राफी में ये नाम पहले भी सुना होगा, ठीक है। अब तो 4 जो मेजर एबायोटिक फैक्टर्स हैं, 4 जो मेजर की एलिमेंट्स हैं जो एक हैबिटेट में वेरिएशन डिसाइड करते हैं, वो है टेम्परेचर, वाटर, लाइट एंड सॉइल। यही 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जो एनसीईआरटी डिस्कस करती है। एक एक करके हम भी डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है बेटा टेम्परेचर। टेम्परेचर के बाद जो तवज्जो दी गई है, इंपॉर्टेंस, वो पानी को दी गई है, ठीक है। जो आओ डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं टेम्परेचर को। सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं टेम्परेचर को, ओके। तो टेम्परेचर एज यू कैन सी हमारा सबसे पहला एबायोटिक फैक्टर है जो हम डिस्कस करने वाले हैं। एक एक लाइन इज फ्रॉम द एनसीईआरटी बेटा।
आप देख सकते हो सबसे पहला लाइन जो मैंने बताया था, सबसे इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकली रेलेवेंट जिसको बोला जाता है टेम्परेचर। और टेम्परेचर बेटा जैसे सीजन चेंज होता है वो चेंज होता रहता है, तो एवरेज टेम्परेचर लैंड पे इट रेजेस सीजनली। एंड और किस पे डिपेंड करता है बेटा, हमारे अर्थ के उस पे। जैसे इक्वेटर है, इक्वेटर से जब आप पोल्स की तरफ चलोगे तो टेम्परेचर क्या होता है बेटा, डिक्रीज करता है। चाहे नॉर्थ पोल की बात करो चाहे साउथ पोल की बात करो, तो यही लिखा हुआ है, इट डिक्रीजेस प्रोग्रेसिवली फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स पोल। प्लेन से माउंटेन टॉप्स की तरफ जाओ। गर्मियों में क्यों हम प्लेन्स के वाले हिली एरियाज पर, हिल स्टेशन पे जाने की बात करते हैं, टू अवॉइड दैट अनफेवरेबल कंडीशन। इतनी गर्मी जो होती है ना, तभी तो दिल्ली वाले सारे वहाँ शिमला भाग जाते हैं, जाम लगा देते हैं हाईवे पे, है ना। अभी तुमने सुना होगा, जैसे गर्मी आती है बच्चों के वेकेशन शुरू होते हैं, समर वेकेशन सारे स्कूल वालों के, तो सब अपनी मम्मी लोगों से जिद करते होंगे घर में कि घूमने चलना है, घूमने चलना है, सारे लोग हिल स्टेशन भाग जाते हैं। दैट इज वाई देयर इज टू मच ट्रैफिक, है ना। हमेशा तुमने न्यूज में देखा होगा, है ना। तो प्लेन से टॉप प्लेन माउंटेन्स की तरफ जाओ तो खट जाता है, ठीक है। पोलर एरियाज में ये सब जीरो लेवल तक पहुंच जा सकता है, एंड ट्रॉपिक्स में ये मोर देन 50 डिग्री तक जा सकता है। समर में डेजर्ट का टेम्परेचर इट इज मोर देन 50 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आप वेरिएशन देख रहे हो, जगह सीजन पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। आप डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड, इक्वेटर पर ज्यादा, पोल्स पे कम। पोलर में सब जीरो लेवल हो सकता है, और समर डेजर्ट में मोर देन 50 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके बाद देर आर सम यूनिक हैबिटेट्स बेटा, सच एज थर्मल स्प्रिंग्स एंड डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स। बेटा हाइड्रो मीन्स पानी, थर्मल मीन्स वाटर, वेंट्स मतलब ओपनिंग। ऐसे ओपनिंग होते हैं बेटा पानी में, पूरा पानी ठंडा होगा और वहां पर सिर्फ उसी जगह से आपको गर्म पानी मिल रहा होगा। आप शायद, मैंने पहले भी आप लोग को पढ़ाया हुआ होगा यूट्यूब पे, तो शायद मैंने लेक्चर देखा होगा, तो मैंने एग्जाम्पल दिया था बेटा। एक कसौल में, मनाली में, मतलब कसौल में जब जाते हो, उससे आगे कुल्लू की तरफ मनाली साइड घूमने जाते हो, तो वहाँ पे एक गुरुद्वारा है बेटा, मणिकरण साहिब का। तो आपने वह शायद वहाँ पर वीडियो वगैरह देखी होगी। वहाँ का जो लंगर है ना, वो खाना जो होता है, वो वो जो पार्वती नदी है ना, तो आप सोचो हिमाचल का पानी है तो ठंडा ही होगा, है ना। लेकिन वहां पर एक जगह ऐसी है जहां से गर्म पानी निकल रहा है, ऐसे वेंट है, ऐसे ओपनिंग्स है, ठीक है। अब तुम खाना पका ले रहे हो, चावल पका ले रहे हो, दैट मीन्स बॉइलिंग टेम्परेचर तो होगा ही, दैट मीन्स 100 डिग्री सेंटीग्रेड से तो ज़्यादा होगा। तो ऐसी ऐसी ओपनिंग्स भी होती हैं। अब इतने बॉइलिंग टेम्परेचर पे हर कोई ऑर्गेनिजम्स नहीं रह सकता, बट ऐसे बैक्टीरिया हैं जो इतने बॉइलिंग टेम्परेचर्स पे भी रह लेते हैं। तो यस, ऐसे कुछ हैबिटेट्स है बेटा जहाँ पर टेम्परेचर मोर देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, बट वहाँ पे भी लाइफ एग्जिस्ट करते हुए देखी गई है। ये सब एनसीईआरटी में। उसके बाद एनसीईआरटी बोलती है कि टेम्परेचर किस प्रकार से प्लांट और एनिमल के डिस्ट्रीब्यूशन को इफेक्ट करता है। तो अगर आपसे पूछा जाए ना कि किस प्रकार से टेम्परेचर इफेक्ट करता है प्लांट और एनिमल के डिस्ट्रीब्यूशन को, तो ये सारा पॉइंट लिख सकते हो एग्जाम्पल के साथ। देखो क्या लिखा हुआ है, टेम्परेचर प्लेस एन इम्पॉर्टेंट रोल इन बोथ लैटिट्यूडनल एज वेल एज ऑल्टीट्यूडनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। बेटा जैसे जैसे आप पहाड़ों की तरफ जाते हो, आपने देखा होगा टोपोग्राफी तो चेंज होती ही है, साथ ही साथ वेजिटेशन भी बदल जाती है। वो पेड़ आपको वहां नहीं मिलते, वहां कोनिफर्स मिलते हैं। प्लेन्स में अलग प्रकार का पेड़ है, तो पेड़ भी बदलते हैं, ठीक है। जैसे जैसे लैटिट्यूड और ऑल्टीट्यूड चेंज होता है बेटा, उस प्रकार से सब कुछ बदलता है, टेम्परेचर भी बदलता है, ठीक है। जब आप पहाड़ों पे जाते हो तो वो हाई ऑल्टीट्यूड होता है, ठीक है, तो टेम्परेचर भी तो बदलता है ना। तो वही चीज लिखी हुई है। एग्जाम्पल, इस लाइन को एक्सप्लेन करने के लिए देखो एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ है। सबसे पहला एग्जाम्पल है, मैंगो एक ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल पेड़ है। तो तुम सोचो कि मैंगो को तुम बर्फ वाली सब पोलर रीजन्स में ढूंढ पाओ तो नहीं मिलेगा, टेम्परेट में ढूंढ पाओ तो नहीं मिलेगा, तुम कनाडा और जर्मनी में ढूंढने की कोशिश करो ना, नहीं मिलेगा, क्योंकि कनाडा और जर्मनी एक टेम्परेट रीजन्स है, ठीक है। ये कहाँ मिलता है, ट्रॉपिकल रीजन है। तो डिस्ट्रीब्यूशन पे फर्क पड़ा ना, कौन फर्क पड़ा रहा है, टेम्परेचर। उसके बाद देखो स्नो लेपर्ड, नाम से पता चल रहा होगा ये लेपर्ड स्नो वाली जगह पर मिलता है, ये एक पोलर एनिमल्स है। तो तुम इसको सोचो कि गोवा में मिल जाए, नहीं मिलेगा, गोवा एक ट्रॉपिकल देश, ट्रॉपिकल स्टेट है, ट्रॉपिकल रीजन है। तो सिमिलरली स्नो लेपर्ड्स आर नॉट फाउंड इन द केरल फॉरेस्ट, वही गोवा केरल सब ट्रॉपिकल एरिया है, ठीक है। ट्यूना फिश एक ट्रॉपिकल फिश होती है बेटा। अगर तुम इसको सोचो टेम्परेट पानी में मिल जाए या पोलर वाले पानी में, नहीं मिलेगी। तो क्यों नहीं मिल रही है, इनका डिस्ट्रीब्यूशन इफेक्ट हो रहा है, एंड हु इज अफेक्टिंग द डिस्ट्रीब्यूशन, डेफिनेटली द टेम्परेचर। तो ये सब तुम लिख सकते हो अगर क्वेश्चन आए, हाउ
टेम्परेचर affects distribution of plants and animals. उसके बाद टेम्परेचर सिग्निफिकेंटली इफेक्ट, ये क्या क्या इफेक्ट कर सकता है बेटा, एंजाइम की काइनेटिक्स को. 11th में बायोमोलिक्यूल्स में आपने पढ़ा होगा ना बेटा कि जो एंजाइम्स होती हैं दे आर वेरी वेरी सेंसिटिव टू द टेम्परेचर. टेम्परेचर सेंसिटिव एंजाइम्स है, अगर उनको अपने मुताबिक का टेम्परेचर नहीं मिलेगा तो एंजाइम्स वर्क नहीं करेंगी. इवन हमारे शरीर में भी बेटा जो भी सेल में रिएक्शंस हो रहे हैं उन सेल को आदत है हमारे नॉर्मल टेम्परेचर पर काम करने की, और हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है बेटा 37 डिग्री सेंटीग्रेड. ऊपर नीचे होगा तो सेल का टेम्परेचर खराब होता है, और सेल के टेम्परेचर खराब होने की वजह से हमारे एंजाइम की जो वर्क करने की एफिशिएंसी है वो खराब होती है. तो टेम्परेचर एंजाइम की एक्टिविटी पे भी फर्क पड़ा सकती है, और उसके फर्क पड़ने से जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस है सेल के अंदर जो चलता है किसी भी प्रकार के मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए वो इफेक्ट हो जाएगा. तो एंजाइम की काइनेटिक्स खराब होगी, रिएक्शन रेट खराब होगा, मेटाबॉलिज्म भी खराब हो जाएगा. और अगर एंजाइम को एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन शरीर के अंदर करा रही है और वो टेम्परेचर चेंज होने की वजह से कर ना पाए तो तुम्हारा फिजियोलॉजिकल फंक्शन इफेक्ट हुआ या नहीं, हो गया ना. तो फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑल्सो गेट्स अफेक्टेड बिकॉज ऑफ द चेंज इन टेम्परेचर. ये सब एनसीईआरटी में लिखा हुआ है. एनसीईआरटी बताती है ऑर्गेनिज्म, दो प्रकार के ऑर्गेनिज्म होते हैं बेटा. देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म. टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म किस बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर टॉलरेंस. जिस प्रकार से वो टेम्परेचर को टॉलरेट कर पाए इस बेसिस पर बेटा देर आर टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म. कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक होते हैं बेटा स्टीनोथर्मल. क्या होते हैं बेटा, स्टीनोथर्मल. थर्मल वर्ड जहां पे भी आ जाना समझ जाना टेम्परेचर की बात कर रहे हैं. और एक होता है यूरीथर्मल. तुमने एनिमल किंगडम जब पढ़ा होगा जूलॉजी में बेटा तो कोल्ड ब्लडेड एनिमल, वार्म ब्लडेड एनिमल के बारे में सुना होगा, है ना, वैसे सही है कुछ. स्टीनोथर्मल क्या होता है, ये ऐसे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं जो वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को बर्दाश्त नहीं कर सकता. तुम जो पोलर बियर को पकड़ के दिल्ली में रख लो नहीं रख पाओगे, दे कैन नॉट टॉलरेट इट. हम उनकी जगह पर जाकर के रह सकते हैं बिकॉज वी आर मैमल्स, एंड मैमल्स में भी वी आर ह्यूमन, सबसे एडवांस है ना. तो हम यूरीथर्मल को बिलोंग करते हैं. तो यूरीथर्मल क्या होते हैं, ऑर्गेनिज्म, ऐसे ऑर्गेनिज्म दैट कैन टॉलरेट wide range of temperature, that can tolerate wide range of temperature. और ये कैसे होते हैं बेटा, जैसे बर्ड्स और मैमल्स इसी में आता है. स्टीनोथर्मल ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं that can tolerate narrow range of temperature. ठीक है. तो ये चीज है टेम्परेचर के बेसिस पर. आफ्टर टेम्परेचर हम नेक्स्ट डिस्कस करने वाले हैं. नेक्स्ट व्हाट वी गोना डिस्कस, वाटर. ओके, सो लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट फैक्टर, दैट इज वाटर. तो वाटर को हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर का दर्जा देते हैं बेटा, बिकॉज आपको पता है वाटर के बिना लाइफ सस्टेनेबल कैसे हो सकती है. ठीक है, सबसे पहली बात तो आप पढ़ोगे इवोल्यूशन में पढ़ चुके होगे कि लाइफ ओरिजिनेट ही वाटर में हुई थी. हमारे सेल का जो प्रोटोप्लाज्म है, ठीक है, जिसको लिविंग कंपोनेंट ऑफ द सेल बोलते हैं, उसका ज़्यादातर हिस्सा, मेजर हिस्सा क्या है, पानी ही है. ठीक है, तो आप लिखो, देखो क्या लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, इट इज़ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, क्योंकि लाइफ इज अनसस्टेनेबल विदाउट वाटर. The amount of water in an environment determines the productivity and distribution of plants. जैसे जो plants ज़ीरोफिटिक हैं, ज़ीरोफिटिक मतलब जो डेजर्ट्स में मिलते हैं, उनका डिस्ट्रीब्यूशन उस प्रकार से क्यों है, बिकॉज वो झेल सकते हैं वाटर के स्ट्रेस को, उनमें उस प्रकार के अडेप्टेशंस हैं. जो प्लांट्स अडेप्ट नहीं कर सकते, ठीक है, उस स्ट्रेस को झेलने के लिए, तो ये सब कौन डिटरमाइन कर रहा है, ये प्लांट की प्रोडक्टिविटी हो, प्लांट की डिस्ट्रीब्यूशन हो, ये वाटर, अमाउंट ऑफ वाटर जो एक इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है, दैट इज डिटरमाइनिंग.
ठीक है। उसके बाद हमें ऐसा लगता है बेटा कि जो ऑर्गेनिजम्स पानी में रह रहे हैं उनको कभी पानी रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होती होगी, उन हमें ऐसा लगता है वो पानी में ही तो है। अगर बेटा तुम्हें मान लो तुम एक आइलैंड पे घूमने गए हो, ठीक है, तुम्हें वहां मिनरल वाटर ना मिले तो तुम क्या वो पानी वो समुद्र वाला पी लोगे? नहीं। तो हम भी तो कह सकते हैं तुम तो पानी वाले आइलैंड पे थे, तुम्हारे तो आसपास पूरा पानी था, तो तुम्हें इतनी प्रॉब्लम क्यों हुई पानी की? तुम उनको जवाब दोगे ना कि मैं वो ऐसा पानी थोड़ी पी सकता हूँ, मुझे तो ऑस्मोटिक प्रॉब्लम हो जाएगा। सेम केस एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म के लिए होता है। एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म के लिए पानी की क्वालिटी इज इंपॉर्टेंट। जैसे तुम्हारे लिए, तुम आइलैंड पे थे तो तुम्हारे लिए भी पानी की क्वालिटी इंपॉर्टेंट थी ना, तुम हर किस्म का पानी अपने लिए नहीं पी सकते बेटा। सिमिलरली एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म के लिए भी उनकी क्वालिटी इज इंपॉर्टेंट। अब पानी की क्वालिटी का मतलब क्या है? पानी का टेम्परेचर, पानी का पीएच, ठीक है, पानी सलाइन है या पानी फ्रेश है, उसमें किस प्रकार के केमिकल कॉम्पोजिशंस है, ये सारी चीज डिटरमाइन करता है उनका क्वालिटी। और पानी के अकॉर्डिंग अगर कोई ऑर्गेनिज्म फ्रेश वाटर में है तो तुम्हें फ्रेश वाटर में मिलेगा, अगर कोई ऑर्गेनिज्म मरीन वाटर वाला है तो तुम्हें मरीन वाटर में मिलेगा। ठीक है, जैसे डाइनोफ्लैजेलेट्स जो रात में चमकते हैं, ऐसा लगता है मोती है, तुम उनको फ्रेश वाटर में ढूंढो, नहीं मिलेगा। उनको अपनी क्वालिटी वाला पानी चाहिए और उनका क्वालिटी क्या है? मरीन वाटर, सी वाटर। ठीक है, तुम सोचो तुम डाइनोफ्लैजेलेट जेलीफिश को गंगा नदी में ढूंढ सकते हो? नहीं ढूंढ सकते। ठीक है, हर ऑर्गेनिज्म सिर्फ पानी से मतलब नहीं है, किस प्रकार का वो पानी है, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर देम। जैसे देखो लिखा हुआ है एक्वेटिक हैबिटेट में क्वालिटी ऑफ वाटर बिकम्स द इंपॉर्टेंट। और क्वालिटी क्या क्या चीजों से डिटरमाइन होती है? पीएच वैल्यू, पानी का सॉल्ट कंसंट्रेशन, और पानी का टेम्परेचर कैसा है, पानी में केमिकल कॉम्पोजिशन कैसा है, केमिकल कॉम्पोजिशन कहता है। जैसे एनसीईआरटी में बेटा सैलिनिटी पर, जैसे इन्होंने कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं कि अगर इनलैंड वाटर होता है, इनलैंड वाटर होता है तो जो सैलिनिटी इन्होंने डिफाइन की है, सैलिनिटी इज बेटा सॉल्ट कंसंट्रेशन। और ये जो सॉल्ट कंसंट्रेशन एनसीईआरटी में दी है दैट इज इन पार्ट्स पर थाउजेंड। ठीक है, तो इनलैंड वाटर मतलब फ्रेश वाटर, तो फ्रेश वाटर में सलाइन ज्यादा होता है कंसंट्रेशन, सॉल्ट होता है नहीं बेटा। ठीक है, तो लेस देन 5 पार्ट्स पर थाउजेंड। ठीक है, सी वाटर, सी वाटर में बेटा जो सैलिनिटी होती है दैट इज अराउंड 30 to 35 पार्ट्स पर थाउजेंड। बेटा पार्ट्स पर थाउजेंड को शायद तुम्हें परसेंटेज में कन्वर्ट करना आता हो, इतनी केमिस्ट्री में कैलकुलेशन तुमने की होंगी, नहीं आता तो मैं आपको बता दूं 30-35 पीपीटी का मतलब है 3-3.5%, आता ही होगा वैसे मेरे बच्चों को। और एक टाइप ऑफ वाटर को हम क्या कहते हैं? हाइपर सलाइन। हाइपर का मतलब बेटा ज्यादा, सलाइन मतलब सॉल्ट। लगून एक वाटर बॉडी होता है जिसके चारों तरफ तुम्हें लैंड ऐसे दिखाई दे, जैसे लेक्स वगैरह होते हैं, तो दैट इज हाइपर सलाइन लगून। इन लगून को हाइपर सलाइन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इनके पास सॉल्ट कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है मोर देन 100 पार्ट्स पर थाउजेंड। तो आप देखो क्वालिटी ऑफ वाटर इज गेटिंग चेंज, और ये कौन डिसाइड कर रहा है? द अमाउंट ऑफ सॉल्ट कंसंट्रेशन प्रेजेंट। अब जो ऑर्गेनिज्म को इस वाले सॉल्ट कंसंट्रेशन की आदत है, तुम इसको यहां ढूंढो, नहीं मिलेंगे। ठीक है, जो ऑर्गेनिज्म सी वाटर में मिलते हैं तुम सोचो उसको इनलैंड वाटर में ढूंढने की कोशिश करो, नहीं मिलेंगे। जैसे हेलोफाइल्स जो होते हैं बेटा, एक प्रकार का आर्की बैक्टीरिया, क्लास 11 में पढ़ा होगा, तुम उनको सोचो सी वाटर में मिले, नहीं मिलेंगे। तुम बोलोगे मैम इसमें भी नमक है, इसमें भी नमक है, मिल जाए, नहीं, उनके लिए भी तो क्वालिटी इंपॉर्टेंट है, वो हाइपर सलाइन लगून्स में मिलते हैं। जैसे सांभर लेक जो राजस्थान में है, डेड सी जो है, वो सारे हाइपर सलाइन के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, ओके, तो सैलिनिटी के लिए इन्होंने ये 3 चीजें लिखी हैं। उसके बाद जो ऑर्गेनिज्म ज्यादा रेंज ऑफ सैलिनिटीज को बर्दाश्त कर सकता है बेटा, वो यूरी हलाइन है। जो इतना ज्यादा रेंज नहीं बर्दाश्त कर सकता दैट इज स्टीनो हलाइन। जैसे कुछ शार्क्स होते हैं बेटा, उनको स्टीनो हलाइन के अंदर रखते हैं। सैल्मन फिश खाते भी होंगे लोग, ठीक है, ये जो फिश होती है आपने पढ़ा होगा बेटा एनिमल किंगडम में, ये रहती शायद सी वाटर में, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, तुम पढ़ते हो, मैं अभी उस चीज में नहीं जा रही बिकॉज आई एम नॉट जूलॉजी टीचर। ठीक है, यस, ये एक हैबिटेट में रहती है फ्रेश सी में, सी से अपने अंडे को देने के लिए फ्रेश में जाती है और फ्रेश से वापस सी में आती है। तो आप देखो सी में सॉल्ट है, फ्रेश में सॉल्ट नहीं है।
सॉल्ट वाले पानी से बिना सॉल्ट वाले पानी में जाना, फिर बिना सॉल्ट वाले पानी से सॉल्ट वाले पानी में आना, ये झेल सकती है, बर्दाश्त कर सकती है, टॉलरेट कर सकती है इतने वाइड रेंज को, तभी तो वो जा रही है। तो जो बर्दाश्त कर सकते हैं इस वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी को, उनको हम यूरी हलाइन बोलते हैं। जो नहीं कर पाते बेटा, उनको हम स्टीनो हलाइन बोलते हैं। ठीक है, अब एनसीईआरटी में देखो वाटर के लिए क्या लिखा हुआ है। वाटर एक अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है आफ्टर टेम्परेचर। इनफैक्ट लाइफ जो अर्थ पे ओरिजिनेट हुई थी वो पानी में हुई थी, मैंने आपको बताया, एंड इज अनसस्टेनेबल बिना पानी के। इसकी जो अवेलेबिलिटी है, सारा पॉइंट लिखा हुआ है नोट्स में, इट इज सो लिमिटेड इन डेजर्ट्स दैट ओनली अ स्पेशल अडेप्टेशन मेक इट्स पॉसिबल फॉर ऑर्गेनिज्म। जैसे कैक्टस, कैक्टस बेटा डेजर्ट वाला प्लांट है, तो आपने कैक्टस सबने देखा होगा बेटा, इस पे इस प्रकार के कांटे होते हैं। ये कांटे एक्चुअली क्या है, इसके लीफ, ये लीफ मॉडिफाई हो जाते हैं किसमें बेटा, दे आर मॉडिफाइड इनटू स्पाइंस। और क्योंकि ये स्पाइंस में आ चुके हैं लीफ, इनका सरफेस एरिया बहुत घट चुका है। इतने रिड्यूस सरफेस एरिया के साथ ये फोटोसिंथेसिस थोड़ी कर पाएंगे। फोटोसिंथेसिस के लिए इनको अच्छा खासा सरफेस एरिया चाहिए। अब क्योंकि इनको फोटोसिंथेसिस तो करना ही है, बिना फोटोसिंथेसिस के एक प्लांट कैसे सरवाइव करेगा। अब क्योंकि लीफ तो कर नहीं सकता, लीफ ने अपने आप को छोटा कर लिया। क्यों किया मैम छोटा, क्यों रिड्यूस कर लिया इसने अपने आप को स्पाइन में? क्योंकि बेटा आपको पता है, 11वीं क्लास में पढ़ा है, लीफ के पास एक स्टोमेटा होता है। स्टोमेटा एक ओपनिंग है जिससे बहुत ज्यादा ट्रांसपिरेशन हो सकता है। चलो कोई बात नहीं, ट्रांसपिरेशन होना एक प्लांट के लिए एक बहुत नॉर्मल चीज है। जो ट्रांसपायर करके वो पानी निकलता है, बारिश होती है, इनको इतनी प्रॉब्लम होती ही नहीं, वो फिर से एक्यूमुलेट कर लेते हैं, दैट इज नॉट, वो ट्रांसपिरेशन प्रॉब्लम नहीं है इनके लिए। बट इन प्लांट्स के लिए प्रॉब्लम है, क्योंकि जो पानी निकलेगा स्टोमेटा के थ्रू, ट्रांसपिरेशन के थ्रू, इसको ये पूरा ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि डेजर्ट में तो बारिश ही नहीं होती। तो उस ट्रांसपिरेशन के लॉस को बचाने के लिए इन्होंने अपनी लीफ को ही स्पाइन के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। चलो ये ट्रांसपिरेशन के लॉस से तो बच गए, बट फोटोसिंथेसिस कैसे कराएं, कोई तो अल्टरनेटिव होना चाहिए। तो इनका ये जो स्टेम है बेटा, 11वीं क्लास में पढ़ा होगा ना, ये स्टेम बन जाता है ग्रीन, और इस ग्रीन स्टेम को क्या बोलते हैं, फाइलोक्लैड। तो आप देखो किस किस प्रकार की एक एडेप्टेशन डेजर्ट प्लांट से मिलती है, और सिर्फ यही एडेप्टेशन उनको उस कंडीशन में सर्वाइव करवा सकती है, अदरवाइज इनका सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है। क्योंकि डेजर्ट में अवेलेबिलिटी ही लिमिटेड है, बारिश ही नहीं होती, तो उन वहाँ के प्लांट्स को इस प्रकार के अडेप्टेशन शो करके वहाँ पर सर्वाइव करना पड़ता है। उसके बाद देखो, जो प्रोडक्टिविटी होती है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है प्लांट्स का, वो डिपेंडेंट है पानी पर। यू माइट थिंक दैट ऑर्गेनिज्म लिविंग ओशंस, लेक्स एंड रिवर्स वो कोई पानी रिलेटेड प्रॉब्लम फेस नहीं करते, ये रॉन्ग है। इट्स नॉट ट्रू। फॉर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म पानी की क्वालिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्वालिटी में उनका केमिकल कॉम्पोजिशन, पीएच, सैलिनिटी, सब कुछ आ गया। जैसे अगर मैं इनलैंड वाटर की बात करूं तो लेस देन 5 पार्ट्स पर 1000 होती है सैलिनिटी, सी में 30 से 35% होती है, इन हाइपर सलाइन लगून्स मोर देन 50 पार्ट्स पर 1000 सैलिनिटी होता है। कुछ ऑर्गेनिज्म काफी वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी को बर्दाश्त कर सकते हैं, यूरी हलाइन, कुछ नहीं कर सकते, स्टीनो हलाइन। बहुत सारे फ्रेश वाटर एनिमल्स हैं बेटा, कैन नॉट लिव इन लॉन्ग इन सी वाटर एंड वाइसी वर्सा। फ्रेश वाले सी में नहीं रह सकते, सी वाले फ्रेश वाटर में नहीं रह सकते, क्योंकि उनको ऑस्मोटिक प्रॉब्लम होने लगेगा। ठीक है, यस, ये हो गया वाटर। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करने वाले हैं बेटा, दैट इज लाइट। तो हम कैसे पढ़ेंगे लाइट के लिए, हम वही मैकेनिज्म अपनाएंगे, पहले अपना पढ़ लेंगे, उसके बाद एनसीईआरटी के स्क्रीनशॉट्स को डिस्कस कर लेंगे। एनसीईआरटी की लाइन भी हो जाएगी, हमारा पूरा एनसीईआरटी भी हो जाएगा। तो सबसे पहला है लाइट। लाइट, ओके, लाइट बेटा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसके लिए इंपॉर्टेंट है बेटा, ऑटोट्रॉफ्स के लिए। ऑटोट्रॉफ्स मतलब प्लांट्स। प्लांट्स क्या होते हैं बेटा, दे आर फोटोसिंथेटिक, और फोटोसिंथेटिक में वर्ड आ रहा है फोटो, तो ये खाने को बिना लाइट यूज किए कर सकते हैं फोटोसिंथेसिस, नहीं। तो प्लांट्स के लिए लाइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि इनको बनाना है खाना लाइट का इस्तेमाल करने, और इस प्रक्रिया को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। और इसी दौरान बेटा ऑक्सीजन निकल रहा है। ये जो तुम ऑक्सीजन ले रहे हो ना फ्री फंड की, जिसके लिए तुम कोई पैसा नहीं खर्च कर रहे, ये तुम्हें प्लांट ही प्रोवाइड कर रहा है। और लेकिन प्लांट ये तब तक नहीं कर सकता बेटा जब तक इनको लाइट ना मिले। तो लाइट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट ओनली फॉर प्लांट्स बट ऑल्सो फॉर अस।
बिकॉज रिलेटेड है ना, ऑक्सीजन भी तो निकल रहा है। उसके बाद बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जो छोटे छोटे उनको होते हैं बेटा, उनको हर्ब्स कहते हैं और श्रब्स कहते हैं। दे कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस अंडर वेरी लो लाइट कंडीशंस। ऐसा क्यों बेटा? क्योंकि ये ओवर शैडोड होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कह रहे हैं एक प्लांट है, ये है ना, इस प्लांट पूरी तरीके से अपने सर्वाइवल के लिए डिपेंडेंट है लाइट पर, बिकॉज प्लांट दे आर फोटोसिंथेटिक, है ना। एक बहुत बड़ा जंगल है बेटा, उस जंगल में बहुत सारे इस प्रकार के बड़े बड़े ह्यूज ट्री हैं, बहुत बड़ी इनकी कैनोपी है, कैनोपी है फ्लावर देख रहे हो। और उस जंगल में बेटा इनके नीचे छोटे छोटे घास फूस हैं। तो आप देखो बेटा, इन घास को डायरेक्ट लाइट मिल रहा है? नहीं। क्यों? क्योंकि घास तो ढक गए ना बेटा, ये तो शैडो के अंदर आ गए। किसके शैडो के? बड़े पेड़ के शैडो के अंदर आ गए। तो इनको इतनी लाइट मिल ही नहीं रहा। तो इनको किस कंडीशन में रहने की आदत हो गई है? कम लाइट के अंदर रहने की आदत हो गई है। तो इनको कम लाइट के अंदर रह करके फोटोसिंथेसिस करने की आदत हो गई है। तो ये कैसे प्लांट है बेटा? इनको आदत ही कम लाइट की हो गई, इनको शेड में रहना अच्छा लगने लगा है, क्योंकि ये शेड में ही रहते हैं, तो इनको शेड लविंग प्लांट्स कहते हैं बेटा। ये जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं जिनको डायरेक्ट लाइट मिल रहा है सन की, इनको सन लविंग प्लांट्स कहते हैं। तो जो सन लविंग प्लांट्स होते हैं इनको हीलियोफाइट्स कहा जाता है। जो शेड में रहते हैं छोटे छोटे, इनको शियोफाइट्स कहा जाता है। तो देखो प्लांट्स भी दो प्रकार के हैं, डिपेंड करता है किस प्लांट को किस प्रकार की लाइट की इंटेंसिटी मिल रही है। जिसको कम मिले वो शेड लविंग, जिसको ज्यादा मिले वो सन लविंग। तो ये ना, जैसे हमारे में कुछ बच्चे ना, देखो जिन बच्चों को पढ़ना है, जिन बच्चों को कुछ आगे करना है जीवन में, रोते नहीं है। आपने बड़े सारे एग्जाम्पल्स देखे हैं, कभी रिक्शे वाले के बच्चे होते हैं, कभी किसी के बच्चे होते हैं, दे आर क्लियरिंग यूपीएससी वाला एग्जाम, ठीक है, कोई कुछ एग्जाम क्वालिफाई कर रहा है, कोई इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है किसी लेवल पर। तो वो क्रिप थोड़ी कर रहे हैं कि हमारे पास ये फैसिलिटी नहीं है, हमारे पास मम्मी के पापा के पास पैसा नहीं है तो हम ये नहीं कर पा रहे। नहीं, वो किसी भी हालत में बेटा दे आर डूइंग जो उनको करना है, जो उन्होंने ठान रखी है, जिस चीज के लिए वो मेहनत करते हैं। हम बेटा क्रिप बहुत करते हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो क्रिप करते हैं, नहीं आज ये नहीं करेंगे। हर चीज में तुम प्रॉब्लम्स ढूंढते हो, सोल्यूशन नहीं ढूंढते, है ना। सिमिलरली अगर ये प्लांट भी रोने बैठ जाता, मुझे तो लाइट मिल नहीं रही, मैं तो फोटोसिंथेसिस करूंगा नहीं, तो काम कैसे चलता? नहीं चलता ना, इनका भी नहीं चलता बेटा। तो इन्होंने क्रिब नहीं किया है, इनको जिस भी प्रकार की लाइट मिलती है, चाहे लो वाली ही मिले, ठीक है, कम ही मिले, उस कम लाइट को भी इस्तेमाल करके फोटोसिंथेसिस बखूबी कर सकते हैं। तो यही बात एनसीईआरटी में लिखी हुई है कि जो प्लांट हर्ब्स और श्रब्स जैसे छोटे प्लांट है वो ओवर शैडो हो जाते हैं, बट फिर भी वो जितना भी उनको लाइट मिलता है उस लाइट को इस्तेमाल करके ऑप्टिमम फोटोसिंथेसिस शो कर सकते हैं। उसके बाद देखो क्या लिखा हुआ है, प्लांट डिपेंड करता है सनलाइट पर। क्यों डिपेंड करता है सनलाइट पर? एक तो आपने देख लिया फोटोसिंथेसिस के लिए, दूसरा अपने फोटो पीरियोडिक रिक्वायरमेंट के लिए। तो प्लांट के लिए लाइट इंपॉर्टेंट है? बोलोगे यस मैम। क्यों इंपॉर्टेंट है? इंपॉर्टेंस ऑफ लाइट फॉर प्लांट्स। तो आप बोलोगे मैम ये फोटोसिंथेसिस करता है, बिल्कुल फोटोसिंथेसिस करता है। और बेटा फोटोसिंथेसिस भी करता है। और कुछ प्लांट्स को बेटा लाइट चाहिए होती है फ्लावरिंग इंड्यूस कराने के लिए। उस फिनोमिना को 11th क्लास में पढ़ा होगा, फोटो पीरियोडिज्म कहते हैं। पीरियोडिज्म का मतलब क्या होता है बेटा? इसमें पीरियड वर्ड आ रहा है ना, उसका मतलब होता है ड्यूरेशन, और फोटो का मतलब क्या होता है? लाइट। तो कुछ प्लांट्स में ड्यूरेशन ऑफ लाइट डिसाइड करती है उनमें फ्लावरिंग। जैसे अभी विंटर सीजन आ गया है, विंटर सीजन में बेटा दिन वाला ड्यूरेशन कम होता है और रात वाला ड्यूरेशन ज्यादा होता है। तो लाइट की ड्यूरेशन कम हो गई ना, लाइट तो कम टाइम के लिए रह रही है। तो ऐसे प्लांट्स को जो विंटर के टाइम पर ग्रो करते हैं उनको शॉर्ट डे प्लांट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? शॉर्ट डे प्लांट्स। जब समर आता है बेटा, समर के टाइम पर दिन बड़ा होता है, दिन लॉन्ग होता है, तो ऐसे प्लांट्स को हम क्या कहते हैं? लॉन्ग डे प्लांट्स।
तो जो प्लांट्स बेटा समर के टाइम पर फ्लावरिंग करते हैं उनको लॉन्ग डे प्लांट्स कहते हैं, जो विंटर के टाइम पर फ्लावर करते हैं मोस्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स उनको शॉर्ट डे प्लांट्स कहते हैं। देखो हर प्लांट इस मैकेनिज्म पे डिपेंडेंट हो ये जरूरी नहीं है, बट ऐसे कुछ प्लांट्स हैं, उन प्लांट्स को फोटो पीरियोडिक प्लांट्स कहते हैं, फिनोमिना को फोटो पीरियोडिज्म कहते हैं। इसमें ड्यूरेशन ऑफ लाइट इफेक्ट करती है फ्लावरिंग। क्लास 11th में प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में ये टॉपिक है, वहां से जाकर के रिवाइज कर लेना। तो प्लांट्स को लाइट दोनों पर्पस के लिए चाहिए, ठीक है। फोटो पीरियोडिज्म यही इंड्यूस करता है फ्लावरिंग, फ्लावरिंग भी कराने के लिए कुछ प्लांट्स में चाहिए और फोटोसिंथेसिस करने के लिए भी चाहिए। तो क्या लाइट सिर्फ प्लांट के लिए इंपॉर्टेंट है, एनिमल्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है? नहीं मैम, एनिमल्स के लिए भी है। कैसे? एनिमल्स भी फोटोसिंथेसिस करते हैं? नहीं, एनिमल्स फोटोसिंथेसिस नहीं करते। तो एनिमल्स के लिए लाइट चाहिए क्यों? देखो एनिमल्स के लिए लाइट कैसे इंपॉर्टेंट है, ये देखो। फॉर मेनी एनिमल्स लाइट इज इंपॉर्टेंट। क्यों? बिकॉज दे यूज डायर्नल एंड सीजनल वेरिएशंस इन लाइट इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन एज क्यूज फॉर टाइमिंग। क्यूज मतलब जानने के लिए उनके टाइमिंग, फॉरेजिंग मतलब चरना, रिप्रोडक्शन एंड माइग्रेशन। देखो लाइट, वो लाइट कम है या ज्यादा है? अब जानवर बेटा हमारे तरह से समझदार तो है नहीं, कोई जानवर है, इंसान नहीं है ना। इंसान के पास दिमाग है, वो देख सकता है, सुन सकता है, समझ सकता है। सारे जानवर, सारे प्लांट्स इस तरीके के नहीं है। लेकिन उनको कैसे, वो जो महसूस करते हैं ना कि सीजन बदल रहा है, वो सीजन बदल रहा है उनको कैसे पता चलता है? लाइट के बेसिस पर। जब लाइट की इंटेंसिटी कम हो जाती है, टेम्परेचर से लिंक्ड है, लाइट की इंटेंसिटी कम है, टेम्परेचर भी कम हो रहा है, तो वो समझ जाते हैं अच्छा विंटर वाला टाइम आ रहा है। जब लाइट की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होती है तो उनको पता चल जाता है दैट इज समर, ठीक है। तो अगर उनको विंटर के टाइम को एस्केप करना है उस जगह से, तो वो माइग्रेट करते हैं। तो इनका माइग्रेशन किस पे डिपेंडेंट है? लाइट पर डिपेंडेंट है। लाइट की इंटेंसिटी को नापते हुए ये समझ जाते हैं विंटर है या समर है। अच्छा, लाइट दिन के टाइम पर और रात के टाइम पर, ठीक है। तो कुछ ऑर्गेनिज्म लाइट के बेसिस पर खाना खाते हैं। अब कुछ ऑर्गेनिज्म बेटा दिन में निकलते हैं शिकार करने के लिए, उनको बोलते हैं डायर्नल, जो डे में फीड करते हैं, ठीक है। तो ये दिन का और रात का पता कैसे लगा पा रहे हैं? लाइट के बेसिस पर। कुछ जैसे कॉकरोच है, कॉकरोच रात में निकलता है, वो नॉक्टर्नल है, ठीक है। कुछ ऑर्गेनिज्म दिन में निकलते हैं, जैसे शेर है बेटा, वो तो जंगल का राजा, उसको किसी का डर थोड़ी है, तो वो दिन में ही निकलेगा, उसको किसी का डर थोड़ी है। जो वीक सेक्शन होते हैं ना, जो वीकर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जिनको पता है वो रात में निकल सकते हैं, दिन में तो कोई देख लेगा तो खा जाएंगे, तो जो वीकर सेक्शंस होते हैं ना, कॉकरोच, छोटे मोटे ऑर्गेनिज्म, वो रात में शिकार करते हैं। तो रात और दिन का पता उनको कौन कौन दे रहा है? कैसे आइडिया लग रहा है? लाइट से आइडिया लग रहा है। कुछ ऑर्गेनिज्म सीजनल ब्रीडर्स होते हैं, सीजन के आधार पर रिप्रोड्यूस करते हैं, तो उनको सीजन का पता भी किससे लग रहा है? लाइट से लग रहा है। कम लाइट, धीरे धीरे इंटेंसिटी कम तो विंटर, ज्यादा इंटेंसिटी तो समर, ठीक है। अब उनको विंटर का टाइम नहीं रहना है। विंटर का टाइम उनको कैसे पता चल रहा है? विंटर में उनको बहुत ठंड लग रही है तो वो माइग्रेट कर जाएंगे, बट माइग्रेट करने के लिए उनको पता तो होना चाहिए कि विंटर चल रहा है। विंटर का पता वो कैसे लगाते हैं? लाइट से। तो लाइट एनिमल्स के लिए जरूरी है, उनके चरने के लिए, फोराजिंग के लिए, क्योंकि कुछ लोग चरते हैं दिन में डायर्नल, कुछ लोग चलते हैं रात में, चरना खाना नॉक्टर्नल। तो लाइट उनके लिए फोराजिंग, फीडिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, रिप्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सीजन का पता चलता है, अपने सीजन में रिप्रोड्यूस कर सके, और माइग्रेशन के लिए अगर विंटर है या समर है तो भाग सके, ठीक है। ओके, तो प्लांट और एनिमल दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखो एनसीईआरटी रीड करते हैं। सिंस प्लांट्स प्रोड्यूस फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस, ये एक प्रोसेस है विच इज ओनली पॉसिबल जब सनलाइट अवेलेबल हो, क्योंकि इसके नाम में ही फोटो है। वी कैन क्विकली अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ लाइट फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म, पर्टिकुलरली किन के लिए? ऑटोट्रॉफ्स। ऑटो मीन सेल्फ, ट्रॉफिक मतलब न्यूट्रिशन, जो अपने खाने का खुद पे खुद ध्यान रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स, मेनी स्पीशीज प्लांट्स के हर्ब्स एंड श्रब्स, अभी लाइन भी लिखवाई थी बेटा, जो फॉरेस्ट में ग्रो करते हैं, दे आर अडेप्टेड टू फोटोसिंथेसाइज ऑप्टिमली अंडर वेरी लो लाइट कंडीशंस, क्योंकि वो रहते ही उतने कम लाइट में, क्योंकि उनके ऊपर तो बड़ा वाला पेड़ उनको छुपा लेता है, ठीक है। मेनी प्लांट्स आर ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन सनलाइट, किस पर्पस के लिए?
फोटो पीरियोडिज्म के लिए, क्योंकि फोटो पीरियोडिज्म फ्लावरिंग इंड्यूस करता है। बहुत सारे एनिमल्स के लिए भी बेटा लाइट इंपॉर्टेंट है, बिकॉज लाइट का इस्तेमाल करते हैं वो डायर्नल ड्यूरिंग डे फीड करने के लिए, सीजनल वेरिएशन पहचानने के लिए भी वो लाइट का इस्तेमाल करते हैं, कब उनको खाना है, टाइमिंग खाने का, दिन में खाना है रात में खाना है, ये भी कैसे पता करते हैं वो लाइट पर, रिप्रोड्यूस कब करना है, किस सीजन में करना है, सीजन का पता भी वो लाइट से लगाते हैं, माइग्रेट कब करना है, विंटर में समर में, विंटर समर का पता भी वो लाइट से लगाते हैं। जो अवेलेबिलिटी है लाइट लैंड पर वो क्लोजली लिंक्ड है बेटा टेम्परेचर से। हम कहते हैं ना जैसे समर का टाइम है तो बहुत ज्यादा लाइट की इंटेंसिटी होती है, क्यों? क्योंकि उस टाइम पर टेम्परेचर ज्यादा है। विंटर में इतनी इंटेंसिटी नहीं होती क्योंकि टेम्परेचर कम है। तो लाइट और टेम्परेचर इंटरलिंक्ड है, क्यों? क्योंकि दोनों का ही सोर्स बेटा सन ही तो है। तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है बिकॉज सन इज द सोर्स फॉर बोथ। लेकिन हमें पता है बेटा सन के बारे में, ठीक है, तुम देख रहे हो सन के बारे में, महसूस कर रहे हो। जो ऑर्गेनिज्म पानी के इतने डीप इनसाइड है वो सन को महसूस ही नहीं कर रहे, उनको पता भी नहीं कि सन नाम की कोई चीज है। जैसे जैसलमेर के उस विलेज का एग्जांपल दिया था ना, उनको पता ही नहीं बारिश क्या होती, क्योंकि उन्होंने कभी देखा ही नहीं, महसूस ही नहीं किया, है ना। सिमिलरली बेटा अगर हम एक डीप डाउन 500 मीटर डीप इनसाइड द ओशन की बात करें, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है मोर देन 500 मीटर डीप डाउन द ओशन, डीप इनसाइड ओशन, ठीक है, यहां पर पूरा का पूरा इन्वायरमेंट डार्क है। वाई? सिंस देयर इज नो लाइट। तो एनसीईआरटी लिखती है दैट मीन्स इन यहां पर जो ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं उनको पता ही नहीं है कि सन नाम की कोई चीज है जो पूरे संसार पूरे ब्रह्मांड को लाइट प्रोवाइड कर रही है, बट इनको नहीं प्रोवाइड कर सकती बिकॉज लाइट पेनिट्रेट ही नहीं कर पाती इतने नीचे तक। तो यहां पर जाहिर सी बात है फोटोट्रॉप्स तो एग्जिस्ट नहीं करते होंगे, ठीक है, जो लाइट का इस्तेमाल करके न्यूट्रिशन दे, नहीं एग्जिस्ट करते होंगे। तो यहां पर कुछ बैक्टीरियाज तो रहते हैं ना, तो बैक्टीरियाज कीमोट्रॉफ्स, यहां पर वैसे बैक्टीरिया जो कीमोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन अपना सकते हैं, केमिकल्स को ऑक्सीडाइज वगैरह करके एनर्जी प्रोवाइड कर सकते हैं, वो मिलते हैं। फोटोट्रॉफ्स तो नहीं मिल सकते बिकॉज लाइट ही नहीं जाती है। हाँ, थोड़ा सा नीचे बेटा यहां पर रेड एल्गी मिल सकता है, तो रेड एल्गी इस वाले हिस्से में तो संभाल लेगा फोटोसिंथेसिस न्यूट्रिशन वगैरह करके, बट सबसे नीचे तो कीमोट्रॉफ्स प्रेजेंट होते हैं जो प्रोड्यूसर की तरह एक्ट करते हैं। रेड एल्गी ऐसा एल्गी होता है बेटा जो हर लेयर ऑफ वाटर में मिल सकता है, क्योंकि इसके पास एक स्पेशल पिगमेंट होता है जिसको हम फाइकोबिलिन्स बोलते हैं। इस स्पेशल पिगमेंट के बदौलत ये हर लेयर ऑफ वाटर में मिल सकता है, और कोई एल्गी नहीं मिल सकता। एक ये मिल सकता है, एक ब्लू ग्रीन एल्गी जो एक साइनोबैक्टीरिया होता है बेटा वो मिल सकता है, क्योंकि बीजीए के पास भी फाइकोबिलिन्स है। ये फाइकोबिलिन्स क्या करते हैं बेटा, जो भी प्रकार की लाइट आती है उस प्रकार की लाइट को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। कोई स्पेसिफिक नहीं है कि इसी प्रकार की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, ये कलर एडजस्टमेंट शो कर सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू द लाइट जो इनको मिल रही है। तुम्हें इतना डिटेल में नहीं जाना है, तुम बस इतना याद रखना कि रेड एल्गी हर लेवल पर मिल सकता है क्योंकि इनके पास एक स्पेशल पिगमेंट है जिसका नाम है फाइकोबिलिन्स, बिकॉज एनसीईआरटी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। तो देखो लिखा हुआ है डीप डाउन 500 इन दी ओशन, इन्वायरमेंट पूरा का पूरा डार्क है, वहां के जो इनहैबिटेंट्स हैं, रहने वाले जो लोग हैं, दे आर नॉट अवेयर ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ द सेलेस्टियल सोर्स ऑफ एनर्जी जिसको सन कहते हैं। तो वहां पर सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है ऑलरेडी मैंने बता दिया, एनसीईआरटी ने क्वेश्चन पूछा है, बट आई हैव टोल्ड यू वहां पर सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, कीमोट्रॉप्स, क्योंकि फोटोट्रॉप्स तो हो नहीं सकते। The spectral quality of solar radiation is also important of life for life. Yes, जैसे हमने कहा था बेटा कि ये प्लांट है, प्लांट को लाइट चाहिए, ये लाइट कहाँ से आ रही है, सन से आ रही है। तो सन से बेटा यूवी रेज भी आ रही है, ठीक है, विजिबल रेंज भी आ रही है। तो ये जो प्लांट है ये हर प्रकार की लाइट को लेकर के फोटोसिंथेसिस कर सकता है क्या? नहीं, ये यूवी रेज नहीं ले सकता, यूवी रेज को इस्तेमाल करके फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता। तो प्लांट के लिए भी क्वालिटी ऑफ लाइट इज इंपॉर्टेंट, और वो कौन से क्वालिटी ऑफ लाइट को लेता है फोटोसिंथेसिस करने के लिए? विजिबल रेंज, जो कि रेंज करती है बेटा 400 से 700 नैनोमीटर वाली। ये वाली रेंज को प्लांट इस्तेमाल करता है अपने फोटोसिंथेसिस के लिए, और इस रेडिएशन को हम क्या बोलते हैं बेटा? फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन। क्लास 11 के फोटोसिंथेसिस चैप्टर में पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो प्लांट के लिए भी क्वालिटी ऑफ लाइट इज इंपॉर्टेंट।
जो यूवी कंपोनेंट होता है वो हमारे और बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के लिए हार्मफुल होता है। सारे कलर कंपोनेंट्स विजिबल स्पेक्ट्रम के नहीं इस्तेमाल होते हैं बेटा, ठीक है। एक सॉइल से रिलेटेड है, कहाँ गया, जस्ट अ सेकेंड, हाँ। विजिबल रेंज का सारे कंपोनेंट्स क्या होते हैं बेटा, विजिबल रेंज का क्या आता है, विबग्योर। ये है विजिबल रेंज, वो 7 रेनबो के कलर्स, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो सारा का सारा बेटा अंदर तक नहीं पहुंच सकता, लाइट पानी के, वही पहुंचेगा बेटा जिसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। तो आप पढ़ते होगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में कि इन सातों में से किसकी स्पेक्ट्रम ज्यादा होती है, जो डीप डाउन तक पेनिट्रेट कर सकता है, ठीक है। तो सारा विजिबल रेंज, ये सातों के सातों लाइट, दे आर नॉट अवेलेबल फॉर द मरीन प्लांट्स लिविंग एट डिफरेंट डेप्थ्स, बिकॉज कोई प्लांट कहीं रह रहा है, कोई एल्गी कहीं रह रहा है, ठीक है। अमंग द रेड, ग्रीन एंड ब्राउन एल्गी दैट इनहेबिट द सी विच इज लाइकली टू बी फाउंड इन द डीपेस्ट वाटर। तो मैंने आपको बताया ना, डीपेस्ट में कौन मिलता है, रेड एल्गी। क्यों मिलता है ये भी रीजन बता दिया, तो वाई का रीजन भी आई हैव टोल्ड यू। लास्ट जो बचता है बेटा, दैट इज सॉइल। Soil is the last abiotic component that is we are going to discuss, ठीक है। अब देखो बेटा, हर जगह का सॉइल, तुम पहाड़ों पे चले जाओ, ठीक है, लेह लद्दाख चले जाओ, और अपनी जगह पर अगर प्लेन एरियाज पर हो तो सबका सॉइल सेम है क्या, नहीं, हर जगह का सॉइल अलग अलग है ना। तो वही लिखा हुआ है, जो नेचर है और प्रॉपर्टी है सॉइल का, वो वेरी करता है डिफरेंट प्लेसेस पे। ये कौन डिसाइड करता है, ये वेरिएशन कैसे आती है, क्लाइमेट। अब लेह लद्दाख का क्लाइमेट इट इज डिफरेंट, दिल्ली का क्लाइमेट इज डिफरेंट, गोवा का क्लाइमेट इज डिफरेंट, केरल का क्लाइमेट इज डिफरेंट। तो क्लाइमेट इज द इंपॉर्टेंट थिंग। दूसरा, सॉइल बना किस प्रकार से है, वेदरिंग प्रोसेस। वेदरिंग एक प्रोसेस होता है, ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, ठीक है, जो सॉइल फॉर्मेशन से रिलेटेड है, कि वेदर सॉइल ट्रांसपोर्टेड है, बह करके आया है कहीं से, या सेडिमेंट्री है, वहीं रह रहा है। जैसे एलुवियल सॉइल तुमने सुना होगा बेटा, जो रिवर बेड के नीचे मिलता है, गंगा नदी के नीचे का जो सॉइल, दैट इज एलुवियल सॉइल, वो ट्रांसपोर्टेड सॉइल है, वो पानी के इन्फ्लुएंस में बह रहा है, ठीक है, तो उसको ट्रांसपोर्टेड सॉइल बोलते हैं। अगर कोई सॉइल एक जगह पर स्थित है तो उसको सेडिमेंट्री सॉइल बोलते हैं। तो जिस प्रकार का सॉइल है बेटा, उस प्रकार की प्रॉपर्टी बदल जाएगी। तुमने ज्योग्राफी में छोटे क्लास में सुना होगा, ब्लैक सॉइल, लेटराइट सॉइल, रेड सॉइल, कुछ लोमी सॉइल, क्ले सॉइल, है ना। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स आर देयर। और ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल क्यों है, क्लाइमेट पे, वेदरिंग प्रोसेस पे, वेदर दे आर ट्रांसपोर्टेड। तुमने एलुवियल सॉइल सुना होगा, ये वन ऑफ द ट्रांसपोर्टेड सॉइल का एक टाइप होता है, ठीक है। और किस पे डिपेंड करता है उनकी प्रॉपर्टी, कि कैसे डेवलपमेंट हुई है। बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं बेटा सॉइल के, सच एज सॉइल का कॉम्पोजिशन, कि क्या क्या आता है सॉइल के कॉम्पोजिशन में। एयर आता है बेटा सॉइल में, क्या होता है, मिनरल होता है सॉइल में, वाटर होता है, ठीक है। उसके ग्रेन साइज, ग्रेन बेटा कितना मोटा है, ठीक है, जैसे इसके ना पेबल्स के फॉर्म में भी आते हैं, कोर्स पार्टिकल भी होते हैं, और मोटे पार्टिकल्स भी होते हैं, जैसे बालू, मिट्टी, सैंड, सिल्ट, क्ले। सिल्ट का नाम सुना होगा, क्ले का नाम सुना होगा, बालू का नाम, सैंड का नाम सुना होगा। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल है, और ये किस बेसिस पर है, इनके साइज के बेसिस पर है, ठीक है। एंड एग्रीगेशन, किस तरीके से वो जुड़े हुए हैं साथ में, ये सब डिसाइड करता है पानी के पर्कुलेशन को, ठीक है। अब तुम बालू में पानी डालो और तुम नॉर्मल एक मिट्टी में पानी डालो, पानी किस तरीके से पर्कुलेट हो रहा है, अंदर जा रहा है, ये भी सॉइल टू सॉइल वेरी करेगा। अब कोई सॉइल कितना पानी होल्ड करके रख पा रहा है, ये भी सॉइल टू सॉइल वेरी करता है। और ये सब कौन डिसाइड करता है, कि सॉइल का कॉम्पोजिशन और उसका ग्रेन साइज कैसा है। उसके बाद देखो क्या हुआ है, ये जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हमने ऊपर पढ़ा, अलोंग विथ पीएच, अलोंग विथ मिनरल कॉम्पोजिशन, और किस टोपोग्राफी में है, वो सॉइल हिल्स पर है, प्लेटू पर है, प्लेन्स पर है, ये टोपोग्राफी हो गया उसका। ये डिटरमाइन करते हैं कि किस प्रकार का वेजिटेशन होगा। अब जैसे रेगिस्तान वाला मिट्टी है, वहां पर उस प्रकार के वेजिटेशन है। हिल्स पर चले जाओ कि जिस प्रकार की मिट्टी होती है उस प्रकार का वेजिटेशन है। प्लेन्स पर चले जाओ, जिस प्रकार की मिट्टी उस प्रकार का वेजिटेशन। ट्रॉपिकल जोन में चले जाओ, जिस प्रकार का सॉइल उस प्रकार का वेजिटेशन। और जिस प्रकार का वेजिटेशन होगा बेटा, उस प्रकार के एनिमल्स होंगे वहां पर, ठीक है। तो देखो लिखा हुआ है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स जो है सॉइल के, यही डिसाइड करते हैं कि वेजिटेशन कौन होगा। दिस इन टर्न डिक्टेट्स कि किस प्रकार के एनिमल्स वहां पर प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली एक्वेटिक एनवायरनमेंट में
कौन डिसाइड करता है बेटा फाउना? ये देखो, एक्वेटिक एनवायरमेंट में यहां पर किस प्रकार के एनिमल से हु विल डिसाइड? तो यहां पर भी बेटा सेडिमेंट प्रेजेंट है। तो जो सेडिमेंट होता है ना, जो पानी में मिलता है नीचे बेड पर, बेड, इसको सी बेड या ओशन बेड बोलो, दिस डिटरमाइन टाइप ऑफ फाउना प्रेजेंट, टाइप ऑफ फाउना प्रेजेंट। ठीक है, तो यही चीज लिखा हुआ है एनसीईआरटी में। ये देखो, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, यस, नो ने नो 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 नो, हाँ ये देखो लिखा हुआ है कि इन द एक्वेटिक एनवायरनमेंट द sediment characteristics often determine the type of benthic animals that can thrive there। जो ऑर्गेनिज्म सबसे नीचे मिलते हैं, जहां का एनवायरनमेंट बिल्कुल डार्क है बेटा, उसको बेंथिक एनिमल्स कहते हैं, क्योंकि उस जोन को हम बेंथिक जोन कहते हैं। जैसे यहां पर ये जो एग्जाम्पल लिया ना, ये जो जोन है ना बेटा, डार्क जोन, दिस जोन इज नोन एज बेटा बेंथिक जोन। तो जो ऑर्गेनिज्म, जो जानवर इस जोन में मिलता है उसको बेंथिक एनिमल्स कहते हैं, या उसको बेटा बेंथॉस भी कहते हैं। तो ये बेंथॉस और बेंथिक एनिमल्स कौन डिसाइड कर रहा है? जिस प्रकार की मिट्टी वहां पर प्रेजेंट है। ठीक है, तो दीज वर दी 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स बेटा। ये जो पॉइंट मैंने एक्सप्लेन किया है, ये सारा पॉइंट वाइज यहाँ पर लिखा भी हुआ है, आपके नोट्स भी बनते जाएंगे, हम सारा का सारा डिस्कस भी करते जा रहे हैं। ठीक है, ओके, तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर बेटा। आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया ऑर्गेनिज्म और उसका एनवायरनमेंट कैसा होता है, ऑर्गेनिज्म लेवल ऑफ इकोलॉजी का थोड़ा इंट्रोडक्शन समझा हमने, और हमने 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स समझे जो हैबिटेट में वेरिएशंस कॉज कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। इसके प्रैक्टिस शीट्स के क्वेश्चन जरूर सॉल्व करना, मोर ऑफ सब्जेक्टिव टाइप ही मिलेंगे, थ्योरेटिकल चैप्टर है। नेक्स्ट चैप्टर में हम मिलेंगे तो डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 2 फॉर द सेम चैप्टर। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, यहाँ तक रिवाइज करके आना। एनसीईआरटी रीडिंग तो मैंने लगवा ही ली है, आप अपने तरफ से भी रीड करना बेटा। ठीक है, और हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।